हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं रणवीर आप सभी का रमानी इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हमारे सर लगातार इनका एक वो रहा है संकल्प कि अपने यहाँ से मैक्सिमम सिलेक्शन, मैक्सिमम सेंट्रल हो या स्टेट पीसीएस हो, वहाँ कैंडिडेट देना है। तो उसी संकल्प के साथ या उसी उनके एक लक्ष्य के साथ हम लोग सब मिलकर उनके इस लक्ष्य को पूरा करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, बस यहाँ एक बेसिक सा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, वो है आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी है क्या ऐसा कि हमें पढ़ना चाहिए। तो एक बात ये समझिए, जब आप जाते हैं कहीं मेंस देने किसी भी सेक्टर का, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, तो तैयारी जब कर रहे होंगे आप, तो आपको लगेगा आपकी तैयारी पूरी है, फुल है। लेकिन जब भी आप आंसर राइटिंग करने जाएंगे तो आपको शब्द कम पड़ जाएंगे। शब्द मतलब वर्ड्स कितने, शुरू में तो ऐसा लगेगा हम लिख देंगे, 150 वर्ड होते क्या है हम लोग ढूंढ के ले आएंगे, लेकिन उन 150 वर्ड को बहुत ही प्रीसियस फॉर्म में लिखना होता है। कहानी नहीं लिखनी होती है। आयोग आपसे कहानी नहीं पूछता है, वहाँ चाहिए उसको वो चीज़, वो नॉलेज जो एक वर्ड में आप पूरे क्वेश्चन को या वहाँ क्या करें, डिफाइन कर दें। तो ये वर्ड मिलेंगे कहाँ से आप लोगों को? ये मार्केट में तो बिक नहीं रहे हैं। तो गलती ही हो जाती है बच्चों से कि वो क्या करते हैं, मार्केट की जो किताबें हैं उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, और वही 8-10 साल जब भागते हैं तो लास्ट में उनको कोई आता है, एक पुरुष, ज्ञानी पुरुष, वो ज्ञान देता है सेलेक्टर, जिसका नाम होता है सेलेक्टर। क्योंकि उनके गुरु कौन होते हैं? जो सेलेक्ट हो गए। लेकिन आप एक बात मानिए, जो सेलेक्ट हुआ है वो आके आपको 5 मिनट का प्रवचन दे देता है कि हम 5 मिनट 2 घंटा ये किए, 2 घंटा ये, वो हो गया। लेकिन उसके पीछे उन्होंने जो 10 साल या 6 साल लगाए हैं वो आपसे नहीं बताया। तो यहाँ एक बात मान के चलिए कि जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए क्या करता है, शब्द का चयन, शब्द देते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में सिर्फ शब्द दिए गए हैं छोटे छोटे, उनको क्लियरिफाई किया गया है। एक शब्द लिखा गया है जैसे अक्षांश। अब अक्षांश को बढ़िया बाकायदा क्या किया उन्होंने, क्लियर किया कि होता क्या है अक्षांश। फिर जैसे देशांतर बोल दिया, लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड, तो होता क्या है उसको क्लियर किया है। तो अब बात समझ में आई आपको एनसीईआरटी क्यों पढ़ना जरूरी है, कि यहाँ से आपको शब्द मिलेंगे, आपके आंसर्स लिखने के तरीका यहाँ से पता चलेगा। क्योंकि हम जो लिखते हैं वो कहानी लिखते हैं जो किताबों में छपे हुए हैं। क्योंकि एक्चुअली देखिए, किताब अगर शब्द नहीं रहेगा तो किताब मोटी होगी नहीं, फिर मार्केटिंग होगी नहीं। तो वहाँ तो किताब के पीछे मत पड़िए, वहाँ तो पूरा शब्दों का जाल है, उसमें ढूंढना है आपको। लेकिन एनसीईआरटी आप देखेंगे कि बहुत पतले पतले 6-6 लेसन, 8-8 लेसन में पूरी पूरी बुक खत्म है। तो क्या हुआ, वहाँ शब्द बहुत सीमित रखे गए और बहुत ही प्रीसियस वर्ड में, बहुत कम शब्दों में चीज़ों को समझाया गया है। तो इस वजह से एक चीज़ मान के चलिए क्या है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। फिर आती है बात कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ही क्यों पढ़ना है, और ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है हमको। तो एक चीज़ मान के चलिए कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको सही से समझ लेते हैं, अगर आप इसको अपनी पकड़ ज्योग्राफी में बना लेते हैं, तो आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको समझने में कोई भी दिक्कत हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की। जब भी आप हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या स्टार्ट करते हैं, एम्पायर, कहाँ का साम्राज्य, पहले कहाँ था, ईरान, पहले अफगानिस्तान। तो कैसे समझेंगे कहाँ था, केवल कहानी पढ़ के? यहाँ क्या किया आपको ज्योग्राफी ने, क्या किया, लिंक किया चीज़ों को। आप फारस कहाँ था, ईरान कहाँ था, और दजला फरात कहाँ था, सीधे आपको क्या हुआ, लिंक हुआ कि ईरान में था, और था उसका पोजीशन किधर था, को इंडिया की तरफ आए वो लोग। तो ये सब क्या करेंगे, जब मेंस लिखेंगे हिस्ट्री में भी, तो क्या करते हैं, मान लीजिए अभी पूछ देगा कि जो ईरानी थे वो भारत आए, और आए तो किस दर्रे से आए, तो आपको मालूम होना चाहिए ना। मान लीजिए आप ऐसे एक क्या करेंगे, इंडियन नक्शा बस बहुत ज़्यादा नहीं बना देंगे और ऐसे दिखा देंगे, आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि यहीं पाकिस्तान है, फिर इसके बगल में अफगानिस्तान है, यहाँ से ईरान है, तो यहीं से आए हैं वो सब, एंट्री किए हैं। तो क्या किया है आपका, आपके हिस्ट्री में भी एक पेज भरने का क्या हो गया, डायग्राम। वहाँ 3 पेज मिलते हैं पूरे पूरे मेंस में, लेकिन भरना है उसको, अब भर के चलना है। तो भरेंगे कैसे, जब डायग्राम रहेगा आपके पास तब ना। तो डायग्राम हर जगह कहाँ से मिलेगा, ज्योग्राफी से मिलेगा। फिर देखिए आप लोग, इसमें एक सेक्शन आता है ज्योग्राफी का, जो 3 सेक्शन है। ज्योग्राफी 3 तरह से पढ़ना अपने को। ज्योग्राफी को आप लोग एक क्या करते हैं ना, सिर्फ पहाड़ी और माउंटेन, रिवर्स और झीलें यही पढ़ लेते हैं, सोचते हैं ज्योग्राफी हो गया। नहीं, तरीका सुनिए। जो ज्योग्राफी आपका, इसको पढ़ने का तरीका समझिए। इसको हम लोग को 3 पार्ट में पढ़ना होता है, जो आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगी। तब
पहला क्या हो गया, वही भौतिक फिजिकल जो आप लोग मैनुअली पढ़ते हो, ये हो गया पहला फिजिकल। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, यही पढ़ लीजिए आप, वायु, फिर पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, है ना, ज्वालामुखी, जो भी इसमें आते हैं, जो आपको भौतिक रूप से वोल्केनो, जो भौतिक रूप से क्या है आपके अर्थ पर है, मिल रहा है ना। तो वहाँ क्या होता है, यहाँ ये एक सेक्शन पढ़ के हम लोग जाते हैं कहाँ, एग्जाम में, तो कहते हैं कि आया नहीं यहाँ से, लेकिन ये तो सिर्फ ज्योग्राफी का एक सेक्शन था ना, इसको आपने एक तरह से देखा। फिर दूसरा इसमें सेक्शन देखिए क्या होता है, दूसरा सेक्शन यहाँ पर क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या है, मानव भूगोल। इसमें क्या पढ़ते हैं आप लोग, देखिए इसी मानव भूगोल के अंदर क्या जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI आ जाता है, जनसंख्या आ जाता है, वहाँ की क्या जनजातियाँ आ जाती हैं, है ना, तो क्या आ जाता है इसमें, जनसंख्या, जनजातियाँ, समझ रहे, गरीबी, अमीरी, सब इसी में दिखा देते हैं हम लोग, किसमें, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये दूसरा सेक्शन हुआ। तीसरा देखिए यहाँ कौन सा हो रहा है, आर्थिक, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। आर्थिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। यहाँ क्या है, अब आपने देखा होगा आर्थिक में खनिज, मिनरल्स, कहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ किस चीज़ की मात्रा अधिक है, टीना, चूना, आपने सुना, अभ्रक, मैंगनीज, ये सब सुना होगा आपने। तो यहाँ सीधे लीजिए खनिज, खनिज। अब आप बताइए ज्योग्राफी पढ़ने का क्या आपका ये तरीका था और रहेगा कैसे, क्योंकि ये कहीं पर अलग अलग करके नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप भी ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे बुक में दिया, कहीं बीच में आपको वायु पठार मिल गया, वहीं कहीं आपको जनजाति मिल गई वहीं पर, फिर कहीं आपको खनिज मिल गया, फिर पता चला कहीं आपको नदियाँ उसी में बीच में दे दिया, तो वहाँ मिक्स करके ही दिया है। तो यहाँ गलती अपनी भी नहीं है, जो मार्केट में रिसोर्स हैं वो रिसोर्स क्या होते हैं, बहुत लुभावने होते हैं, प्रभावित करने वाले होते हैं, तो हमेशा वही चीज़ डालते हैं जो आपको आता होगा। तो जैसे उठाएंगे आप, पढ़ेंगे, सोचेंगे हाँ ये तो आता है एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं, एग्जाम एक तरीका है एक अपना। तो हमें क्या करना है, जब आप NCERT पढ़ेंगे, NCERT को देखिए, NCERT अगर 6 से 12 तक और इसी क्लास में जो कराई जा रही है, बस आप इतना कर लेंगे ना, तो आपको NCERT की और कोई ज्योग्राफी की बुक छूने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे, जितने भी आएंगे, प्री हो या मेंस हो, आप मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लोगे NCERT पढ़कर। और यहाँ पर पूरी NCERT को एक एक चैप्टर क्लियर पढ़ाया जाएगा, कोई भी बुक्स लेने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। NCERT का इस क्लास को आप लोग अच्छे से शुरू से लास्ट तक देखते हैं। तो चलिए, हमारी जो आज की क्लास है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं NCERT, और हमने आपको बता दिया कि हमको NCERT क्यों पढ़ना है, और ये भी बता दिया कि ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में क्या है। अभी जरा सामने एक एग्जांपल दिया था हिस्ट्री का, फिर यहाँ देख लीजिए इकोनॉमी में भी, आर्थिक में भी, फिर आप देखिए कोई ऐसा पॉलिटी का सब्जेक्ट, कोई ऐसा सब्जेक्ट जोड़िए जहाँ से आपको ज्योग्राफी लिंक, इंटरनेशनल रिलेशन लीजिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, वहाँ भी ज्योग्राफी आपका क्या करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कि अभी हमारी जो, हम अगर भारत के रिलेशन की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया से अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन अब जब दक्षिण पूर्व एशिया बता देगा इंटरनेशनल रिलेशन में, लेकिन आपको अगर ज्योग्राफी पढ़े रहोगे तो एक बच्चा जो नहीं पढ़ा है सही से, वो केवल दक्षिण पूर्व एशिया करेगा, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया करेगा। लेकिन अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी अच्छे से, तो आप क्या करोगे, उन साउथ ईस्ट एशिया में जो देश है ना, 10 या 11 देश जो टोटल हैं, उनको नाम बाय नेम डाल के लिखोगे, तब एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये पढ़ा लिखा है, इसको मालूम है चीज़ें, है ना। तो ज्योग्राफी यहाँ से ऐसे लिंक होता है। तो चलिए, और ज्योग्राफी, रीज़न ये है ज्योग्राफी का बच्चों में इंटरेस्ट ना होने का कि वो तरीका नहीं समझ पाए पढ़ने का, सही से उसको पढ़े नहीं, ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, और इसमें एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें समझाई जाएंगी। उनको आपको क्या करना है, अपने नोट्स, एक नोट्स जरूर बनाइए, जिस्ट नोट जरूर बनाया करिए। जिस्ट फॉर्म में नोट्स क्या काम करेगा आपका, जब एग्ज़ाम पास आता है तो वही जिस्ट आप जब रिवीजन करते हो 10 दिन में, तो
तो पूरे साल का आपकी पढ़ाई रिवाइज हो जाती है। ओके, तो चलिए जो हमारा पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसका नाम है पृथ्वी और हमारा आवास। पृथ्वी पर मतलब बात किया है इन्होंने, पृथ्वी पर आवास के बारे में बात किया, ठीक। और कभी भी कोई चैप्टर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखिए कि बीच में भले पढ़ते चले जाइए, लेकिन उसका स्टार्टिंग पोर्शन जरूर याद रखा करिए कि एक्चुअली ये चैप्टर है क्या, हमने क्या स्टार्ट किया था। बीच में जब भी आप, क्या होता है ना, कई बार देखिए आप शुरू करते हो पढ़ना, बीच में जाते हो भूल जाते हो, लिंक ही नहीं कर पाते हो, फिर आप आइए चैप्टर कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहा है, तब आप लिंक कर पाओगे। आप लोग यहीं भूल जाते हो कि हमने स्टार्ट क्या किया है। तो यहाँ स्टार्ट ये हो रहा है पृथ्वी और हमारा आवास, यानी कि अब अंदर जो भी बताया जाएगा पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में बताया जाएगा, क्या क्या पृथ्वी हम लोग अपने डेली दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं। ज्योग्राफी तो एक ऐसा चीज़ है आप लोग देखते भी होंगे उस चीज़ को, तो और कनेक्ट कर पाएंगे उसको, है ना। हिस्ट्री अगर बताए तो आप इतिहास नहीं देख पाएंगे जाके, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ज्योग्राफी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने दिखेंगी। जैसे बात करते हैं स्टार, तारे की बात करेगा तो आप रात में तारा आराम से देख सकते हैं, सूर्य की बात करेगा तो सूर्य आप देख सकते हैं, चंद्रमा की बात कर रहा है चंद्रमा आप देख सकते हैं। तो यहाँ चीज़ों को कनेक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अपने आंखों से भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं इसमें आगे ना। इसमें लगभग टोटल 8 चैप्टर हैं, है ना। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है बस, ठीक। और लास्ट में 1-2 क्वेश्चन होंगे, उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए पहला है सौरमंडल में पृथ्वी। पहला चैप्टर क्या भैया, सौरमंडल में पृथ्वी। देखते हैं यहाँ क्या बात किया इन्होंने। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, ऐसा यहाँ पर देखिएगा। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में जब कह रहे हैं कि जब सूर्य आपका ढल जाता है, सूरज जब ढल जाता है उसकी बात कर रहे हैं। और इसी तरह से आप लोग क्या करना है, आपको पढ़ना है, इसी तरह इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो चीज़ें क्या होंगी। और देखिए यहाँ पर रिवीजन का कतई कोई भी यहाँ रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप एक बार अच्छे से समझते हुए पढ़ते हो। तो यहाँ बात देखिए एक छोटे बच्चे की तरह हो रही है कि सूर्यास्त के बाद आकाश देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं शुरू में। जब उन्होंने कहा कि जब सूरज डूबता है तो शुरू में देखेंगे कि पहले 1 ही 2 तारे दिख रहे होते हैं। फिर देखिए क्या बता रहे हो कि लेकिन बाद में आप इनकी संख्या बढ़ती है। अब ये बताइए, ये चीज़ आप एहसास नहीं कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज़ आज आप शाम को देख नहीं सकते हो जाके कि यहाँ देखते हैं क्या है, 4-5 बजे टाइम देखेंगे 1 ही 2 क्या है स्टार आपको दिख रहे होंगे। लेकिन जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है, जब थोड़ा रात हो जाता है तो आप देखेंगे क्या हुआ, वही पूरा आसमान चमकते तारे, टिमटिमाते तारों से भर चुका है ना। देखेंगे छोटे छोटे से, कभी आप देखेंगे क्रिकेट मैच का स्टेडियम में नहीं, मोबाइल रात में मोबाइल जलाते हैं, बिल्कुल वैसा दिखेगा एकदम आसमान। तो बिल्कुल यहाँ तो प्रैक्टिकल भी हो रहा है ना, यहाँ देखिए यहाँ प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। लेकिन बाद में देखेंगे आप लोग बहुत सारे तारे दिखते हैं, आप उनकी गणना नहीं कर सकते हो, वो इतने नहीं हैं कि आप उनकी गणना कर सकते हो। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, देखेंगे जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं, जिसमें देखेंगे आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं, एवं कुछ धुंधले होते हैं, लेकिन कुछ आप देखेंगे बहुत कम दिख रहे होते हैं। अब ये बात बताइए, यहाँ क्या फ़ायदा हुआ आपको ज्योग्राफी पढ़ने से। अब यहाँ से ये समझ में आएगा हमको कि कुछ चमकीले जो दिखते हैं वो क्यों चमकीले दिखते हैं, और कुछ जो धुंधले दिखते हैं वो क्यों धुंधले दिखते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ अब समझ में आएगी आपको कि ऐसा क्यों। इसके पहले आपने कभी नहीं सोचा इस तरह से, देख आप डेली रहते लेकिन आपने सोचा कभी नहीं इस तरह से। तो देखिए कुछ धुंधले दिखते हैं, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों, मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इसमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ भी टिमटिमाहट अन्य से अलग है। इसमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। कह रहे हैं कि जब तारे आप देखते हो तो लगेगा कि टिमटिमा रहे हैं, लेकिन कुछ आप देखेंगे ना, कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, और आप अगर उनको ध्यान से देखते हो तो ऐसा लगेगा बस चंद्रमा, जैसे चंद्रमा टिमटिमाता नहीं है, वो फ्लैश नहीं करता है, वो एक तरह जलता रहता है, उसी तरह तारे भी क्या होंगे, जलते रहते हैं। क्लियर है।
इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। आप जब भी जाएंगे देखने तो चंद्रमा भी दिखने लगता है, ठीक है। फिर यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देते हैं। अभी ये सब चीजें आप लोगों ने देखा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है अब जानेंगे आप लोग। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा मतलब समझ रहे हैं, इस चंद्रमा की बात कर रहे हैं जब आप पूरे गोले आकार को, कभी आपको दिखता होगा ना, कभी इस तरह से दिख रहे हैं चंद्रमा, फिर बढ़ता जाता है आकार, फिर ऐसे बढ़ता है ना, फिर ऐसे बढ़ जाता है, चंद्रमा का आकार बढ़ते रहता है। आपने चीज आभास किया होगा गर्मियों के दिनों में, फिर ऐसे देखेंगे हो रहा है ना, बढ़ता जाता है, फिर एक लास्ट टाइम आता है पूरा आधा बनता है, ऐसे बन जाता है, फिर आधा ज्यादा, फिर ये फुल चंद्रमा। तो ऐसा आपने देखा होगा लगभग पूरे 15 दिन लगते हैं इसको ऐसा इस फॉर्म में होने पर। तो यहाँ देखिए आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। अब क्या मिला आपको यहाँ पर एक शब्द और आगे पढ़ लीजिए, आगे पढ़ लीजिए। पूर्णिमा होता है 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं और ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। बात समझिए। अब यहाँ पर क्या मिला आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूर्णिमा और अमावस्या। क्या मिला? पूर्णिमा और अमावस्या, 2 शब्द मिले आपको। ये क्वेश्चन प्री में बहुत पूछता है, पूर्णिमा और अमावस्या। क्या मिला भैया आपको? पूर्णिमा और अमावस्या, 2 शब्द आपको यहां मिला। देखिए इसको कहते हैं क्या? पूर्णिमा, फुल मून। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा, फुल मून। पूर्णिमा से मतलब यह है कि यहाँ क्या होगा? चंद्रमा पूरा होगा। चंद्रमा क्या होगा आपका? पूरा। यहाँ मून जो होगा ये पूरा दिखेगा इस फॉर्म में। उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा, जो हर महीने में 15 दिन पर आता है। इसको क्या बोल दिया है पर? पूर्णिमा। अमावस्या, अमावस्या मतलब इंग्लिश टर्म होता है न्यू मून। अमावस्या क्या बोल देते हैं? न्यू मून। इधर लिख देते हैं अमावस्या। अमावस्या मतलब क्या है? न्यू मून। देखिए न्यू मून मतलब क्या है कि अब ये अमावस्या का मतलब समझिएगा, जब फुल मून के बाद आप देखेंगे कि चंद्रमा क्या होता है? पूरी तरह से मून क्या होता है? गायब हो जाता है, यानी कि डूब जाता है। फिर वो क्या होता है? डूबता ही है और उसके बाद क्या? वो नया निकलने के लिए फिर अगली बार क्या होता है? नया निकलता है। तो उसी को क्या बोल दिया गया? जब पूरी यहाँ से देखिए 2 शब्द याद रखिएगा, पूर्णिमा और अमावस्या। जब पूर्णिमा होता है तो क्या होता है? फुल मून। क्या होता है भैया? पूरा चंद्रमा होता है, ऐसे याद रखिएगा, वो पूछता है। और अमावस्या जब होता है तो न्यू मून उसको बोलते हैं, नया चंद्रमा, यानी कि अमावस्या में चंद्रमा डूब चुका होता है, अब नए के लिए निकलता है। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि किस समय पूर्णिमा होता है? तो आपको बताता है जब पूरा चंद्रमा हमको आंखों से, अपनी आंखों से हम लोग पूरा चंद्रमा, पूरा मून देख सकते हैं। और ये कब देख सकते हैं आप लोग? रात में हमेशा देखिएगा, चंद्रमा आपको दिखेगा और आप एहसास करिएगा कि कौन अभी किस रूप में, अभी पूरे में है या थोड़े आधे में है। इसी से आप लोग क्या करेंगे? अंदाजा लगाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अवलोकन अच्छे, अगर आसमान साफ है तो आप इस चीज को क्या करते हैं? अच्छे तरह से अपनी आंखों से देख सकते हैं। यही बताया गया यहाँ पर। ठीक है, क्लियर सभी को? तो 2 शब्द यहाँ मिले हमको, 2 शब्द हमें यहाँ मिले। उसका नाम, पहला शब्द आपने देखा पूर्णिमा और दूसरा अमावस्या, इस चैप्टर से। चलिए, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? कभी आपने सोचा? बैठ के आराम से पूछा अपने बड़े लोगों से या फिर अपने जानने वालों से? नहीं पूछा। तो चीज़ें अवेयरनेस बहुत जरूरी। एक छात्र जीवन में हमेशा अवेयर, मतलब कुछ भी दिखे आपको नया उसको पूछना है ना। तो आप क्या हुआ, क्यों नहीं दिखते? कभी आपने पूछा अपने आप से? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। एक सिंपल सा लॉजिक है। एक छोटा, आप क्या करो, मोबाइल का फ्लैश जलाओ, ठीक है, एक मोबाइल का फ्लैश जलाओ और जस्ट उसके बगल में 1000 वाट का एक सेफल जला दो। कितने का? 1000 वाट का एक छोटा सा मोबाइल का फ्लैश और 1000 वाट का। तो वो जो मोबाइल का फ्लैश है ना, वो गायब हो जाएगा।
समझ रहे हैं आप लोग? क्यों गायब हो जाएगा? उसकी प्रकाश के आगे उसका प्रकाश कम पड़ गया। तो चमकते ये दिन में भी है, ये ना समझिए ये रात में नहीं चमकते हैं। चंद्रमा दिन में भी दिखता है, चमकता है, लेकिन वो कब एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सूर्य के इतना अधिक प्रकाश के आगे उसके प्रकाश नहीं दिखते हैं। और आपको ये चीज़ जान के आश्चर्य होगा कि जितने तारे दिखते हैं वो सब एक सूरज हैं, वो सब सूर्य हैं, लेकिन उनकी दूरी बहुत अधिक है, वो बहुत दूरी पर है और सूर्य थोड़ा पास है पृथ्वी के। इस वजह से हम लोग सूर्य के रोशनी को ज़्यादा आसानी से एहसास कर पाते हैं, उनके प्रकाश को। सूर्य के रीज़न यही है कि वो जो तारे हैं वो सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर है ना, पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है, हमें नहीं दिखाई देती। सूर्य, अब बात करिए, सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। एक शब्द और मिला आपको, क्या मिला यहाँ? खगोलीय पिंड। व्हाट इज दिस? सीधे दे देगा, प्री में पूछेगा खगोलीय पिंड क्या है, स्टेटमेंट यही रहेगा। सूर्य, एक स्टेटमेंट ये रहेगा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो होती है खगोलीय पिंड। और एक स्टेटमेंट ये दे देगा कि सूर्य जो रात में नहीं चमकता है और सूर्य के साथ तारे, वो होता है खगोलीय पिंड। तो अगर उसमें चंद्रमा को नहीं जोड़ा है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि चंद्रमा खगोलीय पिंड नहीं है। उसमें लिख देगा स्टेटमेंट में कि चंद्रमा एक खगोलीय पिंड नहीं है, लेकिन साफ साफ यहाँ क्या है, अब एनसीईआरटी से पता चला ना आपको कि चंद्रमा भी एक खगोलीय पिंड है। क्लियर है? क्लियर? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े, अब हम खगोलीय पिंड बोल रहे हैं आपसे, अब हम यहाँ पर खगोलीय पिंड अगर बोल रहे हैं तो आपको क्या समझना है कि अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अब होलिस्टिक बात कर रहे हैं, किसी एक चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम पूरे समूह की बात कर रहे हैं। और उस समूह में भैया कौन कौन है? तो उस समूह में है, अगर अब हम खगोलीय पिंड की बात कर रहे हैं, लेकिन अब कॉपी पे लिखने का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए आप लोग को। कॉपी पे ऐसे लिखेंगे अब, खगोलीय पिंड। ठीक, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं हम लोग खगोलीय पिंड की, तो क्या हो जाएगा? ये इसमें मात्रा गलत लगा है, लगा लीजिए। इसकी बात कर रहे हैं अगर, तो आप क्या बोलेंगे? इसमें कौन आ जाएगा? सूर्य, ऐसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब किसमें आ गए? ये खगोलीय पिंड हो गए। जब भी हम खगोलीय पिंड की बात करेंगे तो आपको क्या होगा? तुरंत तीन चीज हिट करना है आपको दिमाग में। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ आपको देखें खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और कुछ और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। कुछ के पास क्या होता है? अपनी उष्मा तथा प्रकाश। अब ये उष्मा तथा प्रकाश क्या हो गया? जो आप, जैसे कि आप सूर्य की जो प्रकाश आता है, जो रेज आते हैं सूर्य के, जो लाइट आती है आप तक, आप उसको एहसास कर पाते हो, मतलब आपको गर्मी लगती है, यानी कि गर्म है ना, वही बात कर रहे हैं। और आप देखे होंगे उनसे लाखों कितनी सारी गैसेज निकलती हैं उनसे, तो उसकी बात कर रहा है। दूसरी देखेंगे कि कुछ के पास अपनी सूर्य प्रकाश नहीं भी, जैसे चंद्रमा है उसके पास अपना कोई अपनी उस प्रकाश नहीं है। ये याद रखिएगा, एक बात पूछेगा आपसे, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होकर प्रकाश पुंज छोड़ता है। क्लियर है? तो चलिए अब इसमें मिलेगा आगे आपको, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी प्रकाश नहीं होती, जिसमें वे बहुत बड़ी मात्रा में जिसे वे क्या करते हैं? बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। आपको बताएं, खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। बात समझ में आए? ये चमकते तारे हैं ना, ये कहाँ गए? चमकते तारे आपके जो रात में समय चमकते हैं। यहाँ तारे क्या करना है? इसको यहाँ तारे देखिए, रात में चमकने वाली चीजें देखिए, रात में चमकने वाली चीजें, रात में चमकने वाली चीजें, फ्लैश करने वाली, फ्लैश करती है ना, चाल वाली चीजें, थिंग्स। क्लियर? ये सब क्या है? खगोलीय पिंड। और सभी खगोलीय पिंड क्या है भैया? वो बता रहे हैं कि ये तारा है और सूर्य भी एक तारा है। क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर है? आपसे अगर पूछें इस चैप्टर में आपने क्या सीखा? इस चैप्टर में यहाँ पर इस पेज पर आपने कितने चीज पढ़े? बस यही आपका क्या हो गया? जिस्ट हो गया। अभी हमने बोला ना कॉपी पे जिस्ट बना होना चाहिए, तो आपकी कॉपी पे कौन सा जिस्ट बना होना चाहिए?
पहला आपको बनाना चाहिए पूर्णिमा। व्हाट इज पूर्णिमा? व्हाट इज फुल मून? पूर्णिमा को क्या कहते हैं? फुल मून। पहला ही होना चाहिए। वो बता दिया हम आपको कि जब पूरा चंद्रमा 15 दिन बाद दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। सेकेंड बताइए क्या देखा? अमावस्या। व्हाट इज अमावस्या? व्हाट इज न्यू मून? इसको न्यू मून बोलते हैं इंग्लिश में, न्यू मून। व्हाट इज न्यू मून? क्लियर? फिर आपने देखा थर्ड आपने देखा खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड। क्लियर है? और फिर फोर्थ आपने देखा तारा। तो खगोलीय पिंड क्या देखा? सूर्य, चंद्रमा और वो सभी चमकने वाली चीजें जो रात में हमको दिखाई देती हैं अपनी खुली आंखों से, वो सब क्या? खुली आंखों या फिर किसी दूरबीन से भी, तो सब क्या है? खगोलीय पिंड। और इन सभी खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं हम लोग? तारा कहते हैं। जो भी चमकने वाली चीजें उनको हम क्या कह देते हैं? तारा। और सूर्य भी ये क्या है? तारा है। क्लियर? इस पेज से आपने ये ध्यान दिया। ठीक है, चलिए हर पेज की अपनी वैल्यू है, ठीक है, उसको ध्यान देना है। चलिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे, देखिए इसमें लिखता है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर पर है। बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी उस प्रकाश में, अभी ये बात हम लोग कर चुके कि ये बहुत अधिक दूरी पर हैं, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इनकी उष्मा अपने पृथ्वी तक नहीं आती है। ये पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर हैं, इस वजह से हम लोग क्या इनके प्रकाश और हीट को, उष्मा को हम लोग एहसास नहीं कर पाते, या फिर इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि अभी जस्ट बताया अधिक दूरी होने के कारण। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। बात वही हुआ ना, आप जब भी कभी प्लेन को देखोगे उड़ते हुए आसमान में, तो आप नीचे से देख रहे हो ये साइज का दिख रहा होगा पेन, इस पेन के साइज का, तो क्या वाकई में पेन के साइज का है प्लेन? क्यों दिखा ऐसा? क्योंकि जब दूरियां बढ़ती हैं तो क्या होता है? चीज़ें छोटी होती जाती हैं। बस यही यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग कितना बच्चों की तरह समझाया जा रहा है एनसीईआरटी में। ऐसी बुक में कहीं मिलेगा आपको? तो यही तो गलती करते हैं आप लोग, मार्केट की सारी किताबें खंगाल डालते हैं, लेकिन एक बार आप इस एनसीईआरटी की तरफ नहीं देखते हैं। और अच्छे से पढ़ेंगे तो 15-20 दिन में पूरी एनसीईआरटी आपकी क्या होगी? पढ़ ली जाएगी, है ना। चलिए देखा, यहाँ पर देखना आप लोग, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा, यहाँ देखिए भी एग्जाम्पल दे दिया था हमने। ठीक, रात्रि में, अब आइए यहाँ पर पढ़ते हैं, रात्रि में आसमान की ओर देखने समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे रात में कि तारे जो हैं आसमान में आप लोगों को दिख रहे होंगे समूह में, ऐसे ऐसे, कहीं 6 कहीं 7, समझ रहे? ऐसे दिख रहे होंगे रात में आप लोग देखेंगे। गोला नहीं बना होता है तो मैं एक वर्बली बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। ऐसे दिख रहे होंगे, कहीं ऐसे दिख रहे होंगे, समूहों में दिखाई दे रहे होंगे। तो क्या आज तक आपने पूछा ये है कौन? ये समूह में जो बने हैं इन्हें कहा किया जाता है? कभी आपने अपने आप से क्वेश्चन किया? आपने नहीं किया ना। इस वजह से आयोग ने किया, यूपीएससी ने किया, क्योंकि आपने नहीं किया इस क्वेश्चन को। तो वो क्या है? वो होशियार है, हम लोग की तरह नहीं बैठे हैं। वो समझ रहे थे बच्चा यहाँ नहीं किया होगा। तो देखिए क्या हुआ, देखिए इसको क्या बोलते हैं? तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध। तो इन जो आप समूह देख रहे हो, ग्रुप देख रहे हो, ग्रुप ऑफ स्टार देख रहे हो, जो ग्रुप ऑफ स्टार देख रहा है आपको, जो ये तारों का समूह दिख रहा है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। क्या बोलते हैं इन्हें? नक्षत्र मंडल। ठीक, तो इनमें आप देखेंगे आसमान में कि कई तरह के, यहां देखिए एक बना हुआ है 7 स्टार, देखिए 7 है इसमें, ये ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ स्टार है। इनको क्या कहेंगे आप लोग? नक्षत्र मंडल। तो यहां आपको एक सब्जेक्ट मिला, एक पॉइंट मिला, क्या? नक्षत्र मंडल। आप समझिए, अब आपसे पूछेगा यूपीएससी कि नक्षत्र मंडल क्या है, तो क्या बोलेंगे हम? ग्रुप ऑफ स्टार्स, या तारों के समूह को हम लोग क्या बोल देते हैं? नक्षत्र मंडल। क्लियर? अच्छा, इनमें कुछ है
जिनको नाम दे दिया गया है, कुछ नाम से बुलाते हैं हम लोग। एक है अर्सा मेजर, ऐसे ही याद रखिएगा, अर्सा मेजर और बिग बियर। बिग बियर दो प्रकार के हैं। अब देखिए क्या होते हैं। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, जिसे हम लोग सप्तऋषि, सेवंथ ऋषि कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्त ऋषि। इसी की बात कर रहा है। ये जो है अर्सा मेजर, इसका नाम क्या दिया गया भैया, पूछेगा आपसे यूपीएससी, अर्सा मेजर क्या है, अर्सा मेजर या फिर क्या बिग बियर, बिग बियर, इसका दोनों नाम है, इसी को बोलते हैं अर्सा मेजर या बिग बियर। तो क्या है ये, आपको सीधे बोलना है, जैसे ये टर्म पूछेगा यूपीएससी कि अर्सा मेजर या बिग बियर आपने देखा होगा वो क्या है, जो आप खुली आंखों से देख सकते हैं। तो आप बताएंगे, उसमें ऑप्शन होगा कि आसमान में रात के समय देखने वाले 7 तारों का समूह, या फिर एक तारों का समूह जिसको हम अपनी आंखों से आराम से देख सकते हैं। आप जाइएगा, अगर आज आसमान क्लियर होगा, अगर आकाश आपका आज रात में क्लियर होगा, तो आप इनको खुली आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इन तारों को। इन्हीं का नाम क्या है, अर्सा मेयर या अर्सा या बिग बियर। तो ये कौन है, ये वो हैं जो सप्त ऋषि, इनका नाम है सेवंथ ऋषि। सप्त ऋषि 7 में है ना, इसलिए सप्त ऋषि कहा गया, सप्त ऋषि। क्लियर, इनका नाम है सप्त ऋषि, इधर से लगा लीजिए मतलब। ठीक, अब यहाँ क्या, अभी आपने क्या यहाँ पर देखा, यहाँ आपने आपको मिला कितने शब्द मिले, एक नक्षत्र मंडल, दूसरा क्या मिला, अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी का नाम है बिग बियर। ठीक, और थर्ड क्या मिला आपको, सप्तऋषि, सप्त ऋषि। ये बताइए, ये तीनों पॉइंट आपकी कॉपी में नोट्स हो जाना चाहिए और एक एक लाइन इनके बारे में लिख जाना चाहिए। ठीक है, कि नक्षत्र मंडल क्या है, जो तारों के समूह दिखते हैं हमको, उसको क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल। जो ग्रुप्स ऑफ स्टार हैं उन्हें क्या बोल दिया गया, नक्षत्र मंडल। तो भैया अर्सा मेयर का है, तो एक ग्रुप ऑफ स्टार है जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, आभास कर सकते हैं रात में देख के कि ये 7 आप देखिएगा ध्यान से, जब खुली आसमान हो, बादल ना हो और आपका मौसम एकदम क्लियर हो, तब देखिएगा छत पे चढ़ के अपने आसमान में, तो ये दिखेंगे। और इनका नाम क्या है भैया, ये जो दिखते हैं आपको, इनका नाम है सप्त ऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल, इसको लिखेंगे, है ना, नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक, बस इसके बारे में इतना लिख दिया। अपने परिवार या पड़ोस में किसी व्यक्ति, बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। आप सामने जाइए, इनके अलावे भी आप और अधिक तारे वहां ढूंढिए। ये तो दिखे आपको, इनके अलावा भी आप वहां क्या करेंगे, और अधिक तारे ढूंढेंगे ग्रुप में, सिंगल में नहीं। तो आप उनको बोलेंगे नक्षत्र मंडल, ग्रुप में ढूंढिएगा। आप नहीं देख पा रहे तो आप अपने पड़ोस कहिए, वो देखें। ठीक, प्राचीन समय में बात करते हैं आगे। प्राचीन समय में बात हो रही है यहां पर। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अब मेंस की क्वेश्चन बना आपके लिए, मेंस का क्वेश्चन बना यहां से, ऐसे ही स्टेटमेंट दे देगा मेंस में कि प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण कैसे, स्टार या तारे से करते थे। तो आपने सुना, आप सोचेंगे 1 मिनट, गलत लिख गया यहाँ पर। सूर्य की रोशनी सूरज से तो करते थे कि सूरज जिधर निकलता है उसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, जिधर डूब जाता है उसको हम लोग वेस्ट बोल देते हैं, यानी राइज और इंड जिधर होता है। तो यहाँ एक बार कन्फ्यूजन में लिखे क्या अब इसमें, अब आप यहाँ से जब जाएंगे पढ़ के इससे, तो अब वो मेंस में पूछे, प्री में पूछे, स्टेट पूछे, सेंट्रल पूछे, कहीं पूछेगा, आप क्या करोगे, एक अच्छा आंसर ड्रा कर पाओगे। तो यही फायदा है एनसीईआरटी का। प्राचीन में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। एक तारा है जो रात में देखेंगे बाकी सभी तारों से अधिक चमक रहा होता है, जिसे हम लोग भोर का तारा कह देते हैं। किसका,
भोर का सुना होगा आप लोगों ने, वो सबसे अधिक चमक रहा होता है। तो वो जिधर चमक रहा होता है, ये आप याद करिएगा कि वो साइड, वो कौन सा दिशा है, नॉर्थ। आपको ये तो पता होगा ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक, कॉपी पे हमेशा ईस्ट आपके राइट हैंड होगा, ईस्ट आपके राइट हैंड होगा, और कॉपी पर जो आप कॉपी बना रहे हो उस पर हमेशा ईस्ट आपके राइट हैंड, वेस्ट आपके क्या लेफ्ट हैंड, और नॉर्थ आपके सर के ऊपर और साउथ आपके पैर पर। क्लियर, ऐसे हमेशा कॉपी पर। बट अगर आप जिधर से सूरज उग रहा है, अगर आप उधर अपना फेस करके खड़ा होते हो, ये चीज़ बता रहे हैं आपको, जिधर से सूरज उग रहा है मतलब सुबह का टाइम 6 से 10 के बीच में देखेंगे, अगर आप उधर अपना फेस करके खड़ा होते हो तो आपके फेस पर क्या है, पूर्व ईस्ट, और पीठ पर क्या है, बैक में वेस्ट। लेफ्ट हैंड पर नॉर्थ होगा, किस पर, लेफ्ट। बाएं हाथ पर नॉर्थ। उत्तर किधर होगा भैया, लेफ्ट हैंड पर। हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी जाइए, अगर आपको उत्तर दिशा का पता करना है ऐसे सूरज से, तो जिधर सूरज उग रहा है उधर से मुंह करके खड़े हो जाना है। अगर सूरज डूब रहा है तो पीठ करके खड़े हो जाना उधर। जिधर सूरज डूब रहा है उधर क्या करेंगे, अपना बैक साइड करके ऐसे पीठ खड़ा हो जाएंगे, और आपके हमेशा लेफ्ट पर क्या पड़ेगा, नॉर्थ। क्लियर, और जब नॉर्थ इधर तो साउथ आपके राइट हैंड। तो बात करिए यहाँ पर, जो उत्तर दिशा को बताता है इसे ध्रुव तारा कहते हैं। अब पूछेगा आपसे कि ध्रुव तारा क्या है, पढ़ते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा, क्या है, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। अगर आपको आसमान में ध्रुव तारा नहीं दिख पा रहा है, हो सकता है कई बार होता है किधर खोजें किधर देखें, तो कह रहा है कि सबसे पहले आप लोग क्या करिए, सप्तऋषि को ढूंढिए, 7 तारों का समूह, 7 स्टार्स, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। पहले 7 तारों के समूह को आपको क्या करना है, ढूंढना है वहां पर। फिर जब उस 7 तारों का समूह मिल जाएगा ना, फिर उसको क्या करना है, जब 7 तारों का समूह मिल जाएगा तो आपको ये जो नीचे 2 तारे हैं, बस इनको यहाँ खड़े हो जाए। जैसे बच्ची खड़ी यहाँ पर दिखाया गया है एक मॉडल के रूप में, यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर पिक्चराइज किया गया है। तो यहाँ पर दिखाया गया है ये जो तार, जो सप्तऋषि में जो दोनों आसपास तारे हैं, एक पैरेलल लाइन में है। आप यहाँ से देखेंगे तो इसके सीध में सबसे ऊपर चमकता हुआ तारा क्या है, ध्रुव तारा। अगर आपको नहीं मिल रहा है वहां ढूंढने से, तो यहाँ आप क्या करेंगे, आराम से ढूंढ लेंगे। क्लियर, चलिए तो उसको ढूंढ लेंगे। ठीक है, आज आप लोग करेंगे ये देख के सब लोग। ठीक, इसको जब आप लोग मैनुअली करते हो ना, चीजें याद रहती हैं। तो ये हमेशा सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति जान सकते हैं। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची है, समझ रहे, वही बात है, ध्रुव तारा की ओर इंगित करती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है। अब हम खगोलीय पिंड की फिर बात किए, तो जैसे ही हमने आपसे यहाँ खगोलीय पिंड बोला, तो यहाँ क्या याद आना चाहिए आपको, खगोलीय पिंड मतलब सूर्य, चंद्रमा और वो सभी चमकने वाली चीजें। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि इसमें अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होती है। खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होती है। तो कहां से पाती है, देखिए, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रह। तो बात समझिए, उन्होंने कहा कुछ ऐसे खगोलीय पिंड है जिनके पास अपना क्या है, प्रकाश और उष्मा नहीं है। लेकिन जिनके पास प्रकाश और उष्मा है, जिनके पास हीट और लाइट है, बात करते हैं जैसे सूर्य की और अन्य तारों की, और किसके पास नहीं है भैया, चंद्रमा के पास नहीं है, तो क्या कर रहा है, उनसे लेके अपने आप को चार्ज कर रहा है। तो ग्रहों के बारे में तो सुना ही होगा आपने, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मार्स, ये सब सुना है ना आपने ग्रहों के बारे में। तो विनस, तो देखिए इन्हें क्या कह दिया, ग्रह। तो अब यहाँ पर एक शब्द और मिला आपको, क्या मिला भैया, यहाँ ये शब्द आपके पास होने चाहिए। क्या मिला यहाँ पर एक मिला आपको, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है, रात में सबसे अधिक चमकने वाली तारा, या उत्तर दिशा में ध्रुव
दिखने वाली तारा जिसे बोलते हैं हम लोग ध्रुव तारा, ठीक है। और फिर आपने क्या पढ़ा, पांचवा ग्रह। ग्रह ग्रह क्या है, ऐसे खगोलीय पिंड। अब देखिए आज के पहले यहाँ मैं मैक्सिमम लोगों से बता रहा हूँ, आज के पहले आपसे अगर कोई ग्रह पूछता क्या है तो आप शायद एक बार रुक जाते कि ये क्या होता है, व्हाट इज सैटेलाइट, ग्रह क्या है, उपग्रह या ग्रह, यहाँ रुक जाते हैं आप एक मिनट। बट यहाँ देखिए एक लाइन मिला आपको पढ़ने के एनसीईआरटी से, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना क्या नहीं है, अपनी प्रकाश और लाइट नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, उन्हें बोल देते हैं ग्रह। बात समझे। अब ग्रह का डिफिनेशन आप कितने एक लाइन में लिखा और बढ़ गया आगे। आप लोग कहानी लिखने की कोई मतलब नहीं है, जो आसमान में दिखता है, चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये सब कहानी क्या करना है, ठीक है। तो चलिए ग्रह, यहाँ से 5 आपको पॉइंट मिले, ये आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए, ठीक। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है। पूछेगा आपसे, प्लेनेट तो सबको मालूम होगा, प्लेनेट बोलते हैं ग्रह को, तो वो पूछ सकता है किस शब्द से बना है, तो प्लेनेट से ही याद रखिएगा, प्लेनेटाई। बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, एक लाइन इसको लिख लीजिएगा, है ना। जिसका अर्थ होता है, प्लेनेटाई का अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक, अर्थात रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण यानी घूमना, चक्कर लगाना, परिभ्रमण करना। यहाँ शब्द लिखा क्या है, परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। देखिए यहाँ शब्द आगे लिख गया, चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, आपकी पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। क्यों है भैया, क्योंकि यह क्या करती है, इसका नेचर क्या है, यह सूर्य के, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। कुछ समझ आया। आपकी पृथ्वी भी एक प्लेनेट है, अपना अर्थ भी एक प्लेनेट है, एक ग्रह है, और इसके पास अपना सूर्य, अपनी रोशनी नहीं है, ठीक। और इस ग्रहों का क्या नेचर होता है, परिभ्रमण यानी कि चक्कर लगाना। ग्रहों में क्या होता है, चक्कर लगाया है, किसका, किसी का एक छोर का। तो आपने देखा होगा ये जो पृथ्वी है, ये सूर्य है, जो आप देखोगे इसके किनारे बहुत सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, समझ रहे हैं क्या है, ये चक्कर लगा रहे हैं। और इन ग्रहों को जो जो चक्कर लगा रहे हैं और जिनके पास अपना प्रकाश नहीं है, जिनके पास क्या नहीं है, दो नेचर याद करिए, ग्रह किसे कहते हैं, इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, इनके पास प्रकाश नहीं है, इनको बोल दिए हम लोग ग्रह। और दूसरा नेचर क्या है इनका, प्लेनेट बोल दिए। और प्लेनेट का प्लेनेटाइज से आया है, और प्लेनेटाई का मतलब होता है परिक्रमा करना या रेवोल्यूशन करना या घूमना चारों तरफ। तो किसके घूम रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, एक ऑर्बिट में ये लगातार घूम रहे हैं। और इससे पृथ्वी भी आपका क्या है, एक ग्रह है, जो आप देखे होंगे कि सूर्य के चारों तरफ लगातार घूम रही है। पहला नेचर, ग्रह होने का नेचर क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, दे देगा आपसे, पृथ्वी एक ग्रह है, क्यों, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश और उष्मा नहीं है। ग्रह होने का पहला, ग्रह होने का पहला कंडीशन, इसके पास अपनी प्रकाश और उष्मा नहीं है। दूसरी बात यहाँ करेंगे, दूसरी क्या बात करेंगे कि ये रेवोल्यूशन यानी क्या करती है, ये घूर्णन करती है, यानी कि ये रेवोल्यूशन या चारों तरफ घूमती है, ठीक है। इसके पास अपनी प्रकाश और उष्मा नहीं है, ठीक है। तो ग्रह आपने देख लिया, यहाँ पर क्लियर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा देखिए, यहाँ थोड़ा सा इसको थोड़ा ऐसे घुमाना चाह रहा था, चलिए हो तो गया सर, देखते हैं, लीजिए हो गया।
अरे आपके सर को सब आता है। ठीक है, चलिए इसको घुमा दिया। चलिए बात करिए यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए यहाँ क्या देख पा रहे हैं आप, देख पा रहे होंगे कि क्या है यहाँ सूर्य है, क्या है यहाँ पर सन, और इनके देखेंगे आप लोग आजू बाजू में बहुत सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो कौन से है, स्टार्टिंग ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, ये सब प्रीलिम, ये सब प्री के क्वेश्चन है आपके लिए। तो सूर्य के पास सबसे ग्रह कौन सा है, सूर्य के दूर सबसे ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक टाइम में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, सबसे कम टाइम में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है। तो एक बात ये समझ में आएगी आपको कि अगर ये सन है, बात यहाँ समझिएगा, अगर ये सन है ना, कोई भी चीज अगर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर आप कोई चीज देख रहे हो, यहाँ मान लीजिए एक मंदिर है, हम आपके लैंग्वेज में समझाते हैं, एक मंदिर है ये, आप उसका क्या करते हो, चारों तरफ क्या करना है, नहीं लगाते हैं लोग, परिक्रमा करते हैं, उसके चारों तरफ आस्था रखते हैं और घूमते हैं। एक आपको कह दिया गया कि आप यहाँ से घूमोगे, आप ऐसे चलो, और एक और व्यक्ति है, मान लीजिए हमको कहा गया आप यहाँ से इसका चक्कर लगाओगे। तो आप बता दीजिए, नॉर्मल सी बात है, अगर आपसे पूछे किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो या किसको बताओगे आप लोग ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियस सी है कि जो ज़्यादा दूरी घूम रहा है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो कम दूरी घूम रहा है उसको सबसे कम टाइम लगेगा। यानी कि जो पास में है उसको ज़्यादा कम टाइम लगेगा, और जो जितना दूरी पर है उसे अधिक टाइम लगेगा। क्लियर है? तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले कौन सा भैया, सबसे पहले यहाँ पर बुध, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर है बुध। नेक्स्ट आ जाइए वेनस, देखिए मरकरी, वेनस, सबसे पहले है बुध, फिर शुक्र, फिर आपकी आ जाएगी अर्थ, फिर आपकी आ जाएगी अर्थ। और शुक्र को पृथ्वी की मौसी कहा जाता है, शुक्र को अर्थ की मौसी या बहन है ना कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां से, और फिर उसके बाद है मंगल, और नेक्स्ट देन आपका मिल गया बृहस्पति, मार्स, देन जुपिटर। क्लियर? तो अभी सबसे पहले आपने क्या देखा, जो सूर्य के सबसे पास आपने देखते हो, तो आप क्या देखें सबसे पहले, अगर आपसे पूछे सूर्य के सबसे पास की बात करता है कौन है, ऐसे याद करने को देता है, आप कॉपी में ऐसे बना लीजिएगा, आपको कॉपी में आपके ऐसे बनी होनी चाहिए। ये क्या है आपका सूर्य, ठीक, ये सूर्य है आपका, मान लीजिए ऐसे वैसे। फिर सबसे पहले आपके पास कौन दिखा है यहाँ पर, बुध होगा, सबसे पहले बुध, फिर कौन, मंगल, शुक्र सॉरी, फिर पृथ्वी, फिर कौन दिखे भैया, पृथ्वी, देन जुपिटर, बृहस्पति, उसके बाद कौन दिखेगा आपको, उसका शनि है ना, ईस्टर्न, फिर आपका आ जाएगा क्या, नेपच्यून। क्लियर है? ये आपको क्या है, ये सब ग्रह है, क्या भी है सब, ये सब है ग्रह। पहला आपसे कौन सा दिखा, पहला देखा आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, शनि, और देन नेपच्यून, बोलते हैं इसको नेपच्यून। क्लियर? देन क्या कौन सा है, नेपच्यून या यूरेनस, क्या दिखा आपको, नेपच्यून या यूरेनस, नेपच्यून या यूरेनस। ठीक है, तो यहां से क्या क्वेश्चन क्या बनता है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि ये जो ग्रह दिख रहे हैं इनका परिक्रमण काल आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे, परिक्रमण काल, मतलब ये परिक्रमा कितने दिन में करते हैं, ये पूछेगा आपसे। जो भी आपको ग्रह दिख रहे हैं, ये चंद्रमा की परिक्रमा कितने दिन में करते हैं।
ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक बात बताइए, इनका नेचर आपने अभी आगे पढ़ाएंगे हम इसको बहुत अच्छी तरह से। जो पृथ्वी है उसका नेचर देखोगे, अगर ये सूर्य है, अगर मानते हैं ये सूर्य है, ठीक, इसको मानिए एक गिलास जो सूर्य है गोल सा, और ये पृथ्वी मान लीजिए, बस टिप मान लीजिए गोल सा सूर्य। तो पृथ्वी सूर्य के ऐसे, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे, सभी ग्रह की बात कर रहे हैं। वो सूर्य के चक्कर तो लगाते ही लगाते हैं, सूर्य के चक्कर तो लगाते ही लगाते हैं, बट वो अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर खुद भी चक्कर लगाते हैं। ऐसे घूमते 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 हैं, खुद भी चक्कर लगाते हैं, खुद भी चक्कर लगाते हैं। तो इनको बोलते हैं घूर्णन, इनको बोलते हैं रोटेशन, और जो ये करते हैं इसको बोलते हैं परिक्रमण, यानी कि रेवोल्यूशन। बात समझ में आई? बात यहाँ पर समझ में आई? ये जो इनके चक्कर लगाते हैं, ये जो इनके चक्कर लगाते हैं, इसकी वजह से साल बदलते हैं, आपके ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलता है। और जो खुद चक्कर लगा रही हैं, जो खुद ही एक्सेस पर चक्कर लगा रही हैं, इसकी वजह से दिन और रात होता है। जो पृथ्वी खुद के एक्सेस पर घूम रही है उसकी वजह से दिन और रात होता है। अगर पीठ की तरफ सूरज है तो मुंह की तरफ रात है, मुंह की तरफ सूरज है तो पीठ की तरफ रात है। और जो घूमते घूमते इसका चक्कर लगा रही है, उससे क्या होता है, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, बरसात, जाड़ा, गर्मी। क्लियर है सभी को? तो क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ क्या देखा आपने कि सबसे पहले हम बात करेंगे बुध की, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये कितना टाइम लेती है किसका घूर्णन करने में। तो लिखिए ये लेती है लगभग 50 दिन यहाँ पर अपना घूर्णन पूरा करने में। कितना? अपने एक्सेस पर घूमने में कितना लेती है? 50 दिन। क्लियर है? सॉरी, ये अब आते हम लोग एक एक ग्रह की बात कर लेते हैं, नहीं तो इसमें क्या होगा, आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूजन। ठीक है, इनका नाम तो देख लिया आपने, ठीक। अब हम एक एक ग्रह की यहाँ पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत पेट है इनका। तो अब हम लोग बना लेते हैं सूरज। ये है सूर्य, क्या है ये सूर्य मान लेते हैं, मान लीजिए, निकाल लीजिए सूर्य से रोशनी। मैं ऐसे गोल बना दिया है, इसको सूर्य समझिएगा आप लोग। सूर्य तो पीला होता है, चलिए पीला बना देते हैं आप लोग। ठीक, यह सूर्य निकाल लीजिए। बात करिए पहली जो ग्रह थी, पहली जो प्लेनेट थी, कौन सी थी भैया? पहली जो थी बुध। कौन सी थी? बुध। बात क्या है ये? पहली, क्या नाम है इसका? बुध। बुध। यहां पर हम लिखेंगे दो चीज बुध के बारे में। क्या लिखेंगे? ये सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है और खुद का चक्कर कितने दिन में लगाती है। खुद का चक्कर और सूर्य का चक्कर, दो चीज यहां पर बात करते चलना है आप लोगों को, ठीक है? सूर्य का चक्कर और खुद का चक्कर। तो इसको अगर हम टर्म देंगे, अगर हम लोग इसको टर्म देते हैं तो क्या देते हैं? चलिए अगर टर्म देंगे तो हम लिखेंगे घूर्णन परिक्रमा। लिखिए परिक्रमा। परिक्रमा मतलब समझ, किसी चीज के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमा, रेवोल्यूशन, है ना? और ये घूर्णन। ठीक है, घूर्णन अपने एक्स पर, अपने एक्सिस पर रोटेट करना, अपने एक्सिस पर रोटेट करना, रोटेशन करना, ये कहलाता है घूर्णन। तो यही दो चीज सबके बारे में जानना चलना है। तो ये परिक्रमा करती है 88 दिन। कितने दिन में? मात्र 88 दिन में। मतलब अगर आप यहाँ रहते, मतलब अगर आप बुध ग्रह पर रहे होते तो आप 88 दिन में एक साल आपका हो जाता। कितने दिन में? 88 डेज में। अभी कितना होता है? 365 या 366, उसकी भी बात करेंगे। कब 365, कब 366, कब 365 और कब 366, ठीक, उसकी बात करेंगे कब होता है सर। तो पृथ्वी पर होता है एक साल 365 दिन का, 365 डेज का। यहाँ कितने दिन का हो रहा है एक साल? 88 दिन का। यही समझ लीजिएगा। ये परिक्रमा वाला 88 दिन का मतलब समझिएगा, यहाँ एक साल 88 दिन का हो रहा है।
मतलब 1 साल 88 दिन का, बस इतना थोड़ा सा इनका 1 ईयर 88 डेज का है, बस ऐसे समझ लीजिए। और घूर्णन 50 दिन। जैसे ही घूर्णन लिखिए आप लोग, देखिए जैसे ही घूर्णन लिखे आप समझ जाइए, अगर आप यहाँ रहते, अगर आप इस ग्रह पे जी रहे होते तो एक दिन आपका 50 दिन के बराबर होता है। 24 घंटे मतलब 50, जैसे आपके यहाँ 24 घंटे में एक दिन हो जाता है, यहाँ 50 दिन में एक दिन होता है, मतलब रात और दिन मिला के 50 दिन में होता है। क्लियर है? ये दो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखते चलना है आपको, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए आप लोग थोड़ा सा, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको हटा देते हैं, इसको हटा, रुकिए सब रह जाते, बस इसको हटाएंगे यहाँ से ये हटेगा। चलिए थोड़ा सा बोर्ड रिस्पांस स्लो कर रहा है, और इसको यहाँ से ये हटाएंगे, ठीक, बस ये हटाएंगे। चलिए अब चेंज करते हैं किसका, हम लोग लेते हैं सेकंड कौन सा था भैया, पृथ्वी। किसका था? पृथ्वी। कौन सी थी? पृथ्वी। पृथ्वी, तो पृथ्वी की बात किया तो पृथ्वी कितना हुआ। अब पृथ्वी देखिए कितने दिन में क्या करती है, यहाँ अब लिख देंगे, एक चीज समझा दिया, उसको आप लोग बार बार ध्यान रखिएगा। 255 दिन, 255 दिन मतलब 255 दिन में एक साल इनका हुआ, ठीक। आपका 365 दिन में होता है, और अपने एक्स पर 243 डेज, 243 डेज में क्या करती है, ये अपने एक्स पर घूमती है, ठीक है। क्या करती है? अपने एक्स पर घूमती है। पृथ्वी कह रहे हैं शुक्र, यहाँ गलती से पृथ्वी लिख दिया है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ शुक्र की बात हो रही है, शुक्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शुक्र की, ये बात हो रही है शुक्र की। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग पृथ्वी की। अब यहाँ बात करिए, फिर ये सब नोट होना चाहिए आपकी कॉपी में। क्लियर? अब पृथ्वी की बात करिए। जैसे ही पृथ्वी की बात करते हैं तो आप तो पृथ्वी से एकदम वाकिफ हैं, क्योंकि इसमें जी रहे हैं, आपको सीधे पता चलना चाहिए कि 365 दिन, 365, और एक 4 साल बाद आता है 366 दिन, ये भी बताएंगे आपको, 366 डे। लेकिन अभी 365 हमको ध्यान रखना है। और घूर्णन एक दिन, तभी तो 24 घंटे में एक दिन में अपने अक्ष पर घूम जाती है। क्लियर है? सभी को क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, ये आपने इनके बारे में समझा, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, बचा कौन आपका? बृहस्पति। किसका भैया बात करेंगे हम लोग? अब हम बात करेंगे बृहस्पति की। तो मंगल कहाँ गया? पृथ्वी का हम लोग मंगल की बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे हम लोग किसकी? बृहस्पति की। तो चलिए मंगल की बात करते हैं। तो पानी पी लेंगे, गला सूख रहा है। ठीक, थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी कर रहे थे? मंगल। मार्स, मंगल। किसकी बात करेंगे हम लोग? मंगल, मार्स की बात करते हैं। तो जो मंगल है इसकी भी देखिए आप लोग, इसकी इसी तरह से इसका भी लिखिए, यहाँ पर इसी तरह से इसका लिखिए। ये करता है, देख रहे कितना टाइम लेगा, 687 डेज परिक्रमा करने में। कितना ले रहा है? 687 डेज, ये पूरी उसका परिक्रमा करने में ले रहा है। और अपने अक्ष पर घूमने में मात्र एक दिन, अपने अक्ष पर घूमने में एक दिन। क्लियर है? ये ले रहा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के
चारों तरफ एक उपग्रह घूमता है जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे, है ना। लेकिन अभी से थोड़ा जान लीजिएगा, पृथ्वी के, ये जो पृथ्वी है आपका, इसके चारों तरफ क्या करता है, एक घूमता है उपग्रह, क्या है, चंद्रमा। अब ये चंद्रमा क्या है, उपग्रह, सब प्लेनेट, क्या है, सब प्लेनेट। अभी याद आ गया तो यहाँ साथ में बताते चलें, नहीं तो बाद में आप लोग को कंफ्यूजन रहेगा दिमाग में कि उपग्रह क्या होता है। चंद्र ग्रहों का चक्कर लगाने वाला, ग्रहों के चारों तरफ घूमने वाला, ग्रहों का चक्कर लगाने वाला क्या होता है, उपग्रह होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपग्रह बोलते हैं। क्लियर है। प्लेनेट का चक्कर, प्लेनेट का रोटेशन करने वाला क्या कहलाता है, सब प्लेनेट कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चंद्रमा, यानी कि बात करें अगर पृथ्वी के पास कितनी चंद्रमा है, सिर्फ एक। पृथ्वी के पास कितनी चंद्रमा है, तो सिर्फ एक। चंद्रमा मतलब एक उपग्रह, ठीक है, एक उपग्रह। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मंगल के पास कितने उपग्रह हैं, कितने चंद्रमा हैं, तो 2 पूछा हुआ स्टेटमेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोगों को। ठीक है, ओके। चलिए, अब बचा आपका कौन, बृहस्पति। कौन बचा भैया, बृहस्पति। यहां से, यहां देखिए, बृहस्पति, जुपिटर, जुपिटर, क्या नाम है, जुपिटर। कौन बचा, जुपिटर। इसका देखिए, इसका क्या है, ये कब घूम रहा है, कितने में, बस थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए, ज्यादा नहीं। जुपिटर यहाँ, जुपिटर घूम रहा है लगभग 11 लाख वर्ष में, 11 लाख या 12 लाख वर्ष में लगभग, क्या है, लगभग से याद रखिएगा, और कुछ नहीं, लगभग से याद रखिएगा। ठीक है, लगभग याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है, 11 लाख वर्ष, यहाँ आपको ध्यान रखना है। ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, समझ रहे हैं। और इसकी, इसी के साथ इनसे ज़्यादा पूछता नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये लगभग क्या कर रहा है, 11 लाख वर्ष में घूम रहा है। और शनि की बात कर देंगे यहीं पर, तो शनि लगभग बस इनके बारे में, बस शुरू में जो पृथ्वी के आसपास थे वही इंपॉर्टेंट थे। यहाँ शनि की बात करेंगे तो ये लगभग 29 लाख वर्ष में घूम रहा है। शनि की बात करेंगे तो ये लगभग 29 लाख डेज में ये क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये सब ज्यादा नहीं, बस ऐसे थोड़े थोड़े याद करेंगे आप लोग, थोड़े थोड़े याद करेंगे। ठीक है, क्या था ये, लाख में, रुकिए थोड़ा सा इसको करेक्शन करिए। ये 29 साल था, ये 29 साल था। अब दिन नहीं, अब साल में आ जाइए। वो लाख बोल रहे हैं हम, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निकल रहा है, लाख निकल रहा था, साल याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी, उसके लिए यहाँ लिखिए साल। लगभग 29 साल में कौन घूम रहा है, शनि घूम रहा है। और बृहस्पति कितने में घूम रहा है, बृहस्पति का नाम याद रखिए थोड़ा सा, यहीं पर बृहस्पति रखेंगे। बृहस्पति का क्या बोला था हमने, लगभग, ये भी चले आइए, 11 साल, 11 लाख नहीं, वो थोड़ा सा हो गया, 11 साल, 11 ईयर की बात हो रही है। वो बस मेरे टंग से स्लिप हो रहा था, लाख निकल रहा था, उसको थोड़ा सा मिस्टेक सही कर लीजिएगा। 11 ईयर, तो मतलब जो आपकी पृथ्वी 365 दिन में घूमती है, वो बृहस्पति क्या हो रहा है, 11 साल में घूम रही है। और जो आपका पृथ्वी 365 दिन में घूम रही है, वो शनि क्या कर रहा है, 29 साल। तो अभी हमने शुरू में बताया था आपसे कि जितना दूरी बढ़ेगा उतनी रोटेशन का टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सबसे लास्ट आपने देखा क्या, यूरेनस, क्या देखा आपने, नेपच्यून, तो इसका लिख लीजिए लगभग 84 साल। बस इतनी सी बात है, यही बात है, ये लगभग 84 साल में घूमता है। क्लियर है, ये लगभग 84 साल में। सभी को यहाँ तक क्लियर है, सबकी क्लियर है। और देखिए इसका घूर्णन मिलेगी, ये लगभग 10 घंटे में अपने अक्ष पर, लगभग 10 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूमता है। 11 घंटे में घूमता है, और ये 17 घंटे में घूमता है। बस कौन, नेपच्यून, यूरेनस। बस इतने बारे में इतना ही, 84 और 11 साल, 84 साल या फिर 17 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाते हैं, क्योंकि ये छोटे हैं। बात समझ में आई। और एक नया डेटा अभी याद रखते चलिएगा, पूछेगा आपसे कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ इससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, बस इतना बताता था कि कितने ग्रह हैं जो क्या करते हैं, आपकी पृथ्वी के पास घूमते हैं और कितने दिन में घूमते हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले आपने क्या देखा कि सबसे पहला जो ग्रह है पृथ्वी के पास, ऐसे क्या है, हायरार्की में पूछा हुआ है। हायरार्की में क्या हुआ है, पूछा हुआ है।
तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, इतने इतने आपने वो पढ़ा, यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से एक चीज समझ में आई, देखिए यहाँ से क्या समझ में आया आपको, ऐसे ही मिलाना पड़ेगा मुझे, जो स्मार्ट बोर्ड है ना है, तो इसीलिए मुझे उस पेन से लिखने में ज़्यादा अच्छा रहता है। एक बार बैठाया समझिए, ठीक है। देखिए अब आपने जो पढ़ा, तो जब आपसे जो प्लेनेट के वो पूछता है हायरार्की, तो पहले नंबर पर कौन है, बुध। पहले नंबर क्या है भैया, बुध। सेकंड शुक्र, बुध शुक्र। थर्ड पृथ्वी। फोर्थ क्या पढ़ा आपने, मंगल। देन फिफ्थ क्या पढ़ा, बृहस्पति। देन सिक्स क्या पढ़ा, शनि, ये पढ़ा आपने। और देन सेवंथ क्या पढ़ा आपने, नेपच्यून या यूरेनस, क्या बोलते हैं, यूरेनस। सेवंथ यूरेनस पढ़ा, यूरेनस। और एट्थ पढ़ा है नेपच्यून। एट्थ क्या पढ़ा, नेपच्यून। क्या, नेपच्यून। ठीक, नेपच्यून। क्लियर, ये पढ़ा आपने, क्लियर है। फिर आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर दो चीजें क्या पढ़ते चले, यहाँ आपने पढ़ा इनका रोटेशन और परिक्रमण, ठीक है, इनका रोटेशन और परिक्रमण, ठीक है। इसका कितना पढ़ा, 88 डेज, ठीक, 88 और 50। फिर क्या पढ़ा आपने, ऐसे ऐसे कॉपी में क्या करेंगे आप लोग, एक छोटा सा बना लेंगे, ठीक है। फिर 255 और 243। फिर पृथ्वी क्या पढ़ा आपने, ये सब दिन है, ये सब दिन में है भैया, ये सब दिन है, दिन है ना। फिर यहाँ जाएंगे आप लोग, क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी 365 दिन, ये सब दिन में है ना, या फिर वन डे। फिर मंगल का आ गया आप लोग, मंगल का क्या पढ़ते हैं, मंगल का यहाँ पर क्या था बताइए, मंगल का था 687, क्या था 687, या वन डे, ठीक। यहाँ तक था क्या, दिन, यहाँ तक क्या था, दिन। इतने दिन में घूम रहा है, इतने दिन में अपने अक्ष पर घूम रहा है। फिर आता है बृहस्पति, जो सबसे बड़ा है, तो यहाँ बात कर देते हैं क्या, 11 साल में घूम रहा है, ये चक्कर लगा रहा है, 11 ईयर में। इसी को गलती से हमने क्या बोल दिया था आपके उस पर, 11 लाख बोल दिया था, इसी को 11 साल करना है, ठीक है। लगभग 11 साल। और इसको क्या करता है, अपने अक्ष पर कितने घूम जाता है, ये लगभग 12 घंटा, देख रहे हैं, अपने अक्ष पर रोटेशन लगभग 12 घंटे में कर जा रहा है, क्लियर है। फिर इनका याद रखिए, शनि क्या था, 29 साल, क्या था भैया, शनि का 29 साल, और अपने अक्ष पर लगभग इसमें 11 घंटा कर लीजिए, ठीक। फिर यूरेनस कर लीजिए, यहाँ यूरेनस थोड़ा सा करते हैं, आप लोगों को दिखना चाहिए। यूरेनस का देखिए बात, यहाँ पर लगभग यहाँ लिख देते हैं यूरेनस का देखिए, यूरेनस 7वां मेरा आपका, ये इसका भी देखिए रोटेशन लगभग 84 साल में घूम रहा है, और अपने अक्ष पर लगभग 17 घंटे में, बस ऐसे याद रखिएगा, लगभग अपने अक्ष पर घूम रहा है लगभग 17 घंटे में। और एट्थ क्या है, नेपच्यून क्या भैया, नेपच्यून क्या कर रहा है, ये घूम रहा है देखिए लगभग 164 साल, सबसे लास्ट में ही है 164 साल, और अपने अक्ष पर कितने में घूम रहा है, लगभग 18 घंटे, क्लियर। बस ये ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक दिन कौन सा ले रहा है, यहाँ से निकल गया आपको, क्वेश्चन बना लेंगे अब आप यहाँ से। तो सबसे अधिक दिन कौन सा ले रहा है, नेपच्यून भैया 164 वर्ष। सबसे कम दिन कौन सा ले रहा है आपका, अगर देखा जाए तो देखिए साफ साफ दिख रहा है, सबसे कम दिन बुध। अभी हमने सबसे पहले एग्जाम्पल समझा दिया आपको, क्यों, क्योंकि ये सबसे पास है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं आपको। चलिए अब लोग पढ़ते हैं अगले चैप्टर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या कह रहा है आपसे। हाँ, एक बात आपसे बताना था, ये बता रहे थे कि अभी आज तक जो आप पढ़ रहे थे, पुरानी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, थोड़ा पहले की लिखी हुई है, तो यहाँ थोड़ा सा अपडेट करते चलिएगा आप लोग।
अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे कि सबसे अधिक जो उपग्रह हैं, सब प्लैनेट हैं, वो किसके हैं? आपने देखा होगा जुपिटर के, आपने पढ़ा होगा, किसके? बृहस्पति के पढ़े होंगे। बट आप जब पढ़ेंगे, क्लास करेंगे, तो अभी जल्दी में ही खोजा गया है, तो लगभग सबसे अधिक अब जो हुआ है प्लैनेट, सब प्लैनेट किसके आए हैं? शनि के। कितने? लगभग 117, लगभग 117 है, तो उसको संख्या नहीं लिखना है। सबसे अधिक अब सब प्लैनेट किसके हैं? तो अब शनि के हैं। किसके? शनि के। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखते चलना है आप लोगों को। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। थोड़ा पढ़िए, उसको समझ लिया आप लोगों ने करा। ठीक, चलिए अब लोग थोड़ा सा आप लोग समझिए, थोड़ा सा यहाँ समझना, वही चैप्टर हम लोग आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा, आसमान में दिखने वाले चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके सहचर मतलब भैया साथी, उसी के नेचर का सहचर। हमारी पृथ्वी के समान समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जो अभी आपने नाम देखा। पृथ्वी को छोड़ के 7 अन्य, 7 और तो टोटल 8 हो गए, आपने देखा हुआ। ठीक है, चलिए चंद्रमा को उपग्रह नहीं, उपग्रह कहेंगे, है ना। देखिए अब आते हैं हम लोग, एक नया टर्म मिला हम लोग को, सौर मंडल। क्या मिला? सौर मंडल। तो ये क्या भैया? सौर मंडल देखते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड। क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, उल्का पिंड मतलब इन ग्रहों के ही कई बार क्या होते हैं? टुकड़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये टुकड़ों में हो जाता है। जैसे प्लूटो, आपने सुना होगा, पुराने पहले प्लूटो एक ग्रह था, लेकिन वो क्या हुआ? वो टूट गया। ठीक है, तो प्लूटो, ये सब क्या है? ये जहां पाए जाते हैं ना, वो ये सब मिलकर क्या होता है? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। परिवार, एक एग्जांपल लीजिए, परिवार, फैमिली। व्हाट इज फैमिली? फैमिली जहां आपके दादा, परदादा, पापा, मम्मी, भाई, बहन, आप सब लोग मिल के रह रहे हो, तब वो कंसेप्ट आता है क्या? परिवार। अगर आप अकेले रहते हो तो वो परिवार दूसरे फॉर्म में हो जाता है, सिंगल फैमिली। परिवार का मतलब लोगों का होना जरूरी है। तो सौरमंडल का मतलब क्या है? यहाँ एक टर्म मिला आपको, सौरमंडल। सौरमंडल, सौरमंडल का मतलब, यहाँ पर जैसे ही सौरमंडल कहेंगे तो यहाँ क्या पाएंगे आप लोग? यहाँ किस चीज का होना आप लोग जरूर पाएंगे? जैसे ही सौरमंडल का हम नाम लेंगे तो यहाँ देखेंगे मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है भैया यहाँ सौरमंडल में? सौरमंडल मिल रहा है। उनके परिवार में क्या आ रहा है? चंद्रमा, ओके, सूर्य, और क्या? 8 ग्रह, मतलब पृथ्वी भी आ रहा है इसमें। 8 ग्रह, प्लेनेट, फिर उपग्रह, सब प्लेनेट, उपग्रह। ठीक, फिर आपने क्या देखा? अन्य भी क्या है? खगोलीय पिंड, सारे चंद्र तारे, खगोलीय पिंड। अभी बता रहे खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड या क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, या फिर इन्हीं के टूटा हुआ भाग उल्का पिंड। ये सब क्या हो गया भैया? ये मिलके सौरमंडल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो और इन सब में सौर परिवार का नाम देते हैं, और जिसका मुखिया सूर्य है। आपके घर का मुखिया, आपका बुजुर्ग, आपके यहाँ बड़ा, तो यहाँ का सबसे बड़ा कौन है इस परिवार का? सूर्य। ठीक है, चलिए सूर्य, अब बात करते हैं सूर्य की। क्या है सूर्य? ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, सब जाने हुए हैं, लेकिन क्या है, चीजों को देखिए क्लियर करते चल रहे हैं तो आप लोगों के लिए आसान हो जा रहा है। सूर्य सौर, क्या है यहाँ पर? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, और यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये सब कहानी आपको पता है, ये सब चीजें पता है। कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है जो सूर्य है ना, ये बहुत बड़े प्रकाश पुंज से बना है, इससे बहुत ज्यादा लाइट निकलती है, बहुत ज्यादा गैसेज निकलती हैं, और ये सौरमंडल जो है, इसके जो प्रकाश का एकमात्र जो कारण है वो कौन है? सूर्य। इसके जो यहाँ जितने भी देख रहे हैं आप ग्रह हो रहा है, इनको एकमात्र कौन दे रहा है प्रकाश? वो दे रहा है भैया सूर्य। इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को हम महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूरी पर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना दूर है भैया? 15 करोड़ किलोमीटर। ये सबसे पास है हमारे। उसके बाद भी इसके ऊष्मा को हम लोग क्या बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं? इसके ऊष्मा इतनी अधिक ऊष्मा है ना कि 1 सेकेंड में
1 सेकंड में पूरा खाक कर देगी, पृथ्वी को जला देगी। लेकिन कितना क्यों नहीं एहसास हो रहा है? क्योंकि हमसे बहुत दूरी पर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। समझ पा रहे हैं ना 15 करोड़ किलोमीटर क्या होता है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रह की। तो यहाँ से आपको 3-4 चीजें आए। यहाँ से आपने देखा सूर्य क्या होता है, सौरमंडल क्या होता है, ये सब ध्यान रखते चलना है, ठीक है। सूर्य, सौरमंडल, और सूर्य पूछेगा तब क्या कहेंगे इसको? एक गैस का भंडार या फिर प्रकाश देने वाला, है ना, अत्यधिक गर्म गैस उत्पन्न करने वाला। क्लियर? चलिए अब बात करिए यहाँ पर ग्रह की। जो ग्रह है, देखिए हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हुआ, याद करिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आपने 8 को पढ़ लिया। आपने क्या किया? 8 को पढ़ लिया। यहाँ ज्यादा टाइम इनको देना नहीं है, ठीक है। और इनका शॉर्ट फॉर्म ये थोड़ा दे रखा है, याद करने का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, याद कर सकते हैं इसको आप लोग। याद करने का थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, यहाँ पर याद करने का शॉर्ट फॉर्म दे रखा है। क्या? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नर्स। देखो नर्स, ठीक, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म। तो माई से मार्स, वेनस, अर्थ, मार्स, क्या हो जाएगा? मरकरी, ठीक, और जुपिटर। ये सब क्या है? आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर याद कर लीजिएगा ग्रह, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल, देखिए ज्यादा चीजों पे फालतू चीजें नहीं पढ़नी है आपको, जो आपके काम वाली है बस उन पर ध्यान फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, बात हो गई, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। इन्हें कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। कह रहे हैं, अब आपको यहाँ एक चीज समझ आया, कक्षा, ये क्या है? ऑर्बिट क्या है? व्हाट इज ऑर्बिट? तो अभी हमने बताया आपको कि जो सूर्य है, बार बार नहीं बता रहे हैं, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसके चारों तरफ ये चक्कर लगा रहे हैं ना लोग, देखिए आपस में लड़ते नहीं है, इनका निर्धारित ऑर्बिट, नहीं तो ये सातों आपस में लड़ना जाए। तो ये जो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं, जिस एरिया में चक्कर लगा रहे हैं, जिस पथ पर चक्कर लगा रहे हैं, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कक्षा। और ये कैसा है? एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। ये एक बड़ा आकार का कक्षा है। दीर्घ मतलब बड़ा, वृत्ताकार वृत्त के आकार का, सर्कुलर। दीर्घ मतलब लार्जेस्ट, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये बड़े आकार के कक्षा में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, वृत्त मतलब होता है सर्किल, वृत्त, और आकार उसके आकार का, ठीक है। तो उसके उसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। तो समझ में आ गया कक्षा क्या है? वो पथ, वो जगह जिसमें सारे प्लेनेट क्या कर रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, अभी बताया आपने, रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा वो सबसे गर्म होगा कि नहीं होगा? और जो सूर्य के सबसे पास दूर होगा वो सबसे ठंडा होगा कि नहीं होगा? तो जब अगर आप ये ध्यान से पढ़े रहोगे कि बुध यहाँ पर है, नेपच्यून सबसे दूर है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बृहस्पति, जुपिटर और शनि में कौन सबसे ज़्यादा गर्म है, तो कंपेयर जब करोगे तो जो बृहस्पति है, लेकिन पता होना चाहिए ना कौन कहाँ पर है लोकेशन। तो जो बृहस्पति है वो सूर्य के पास है, और जो शनि है सूर्य से दूर है। तो दोनों में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। सूर्य नहीं, बुध को नहीं पूछेगा, मार्स को नहीं पूछेगा, वो मरकरी को नहीं पूछेगा कि कहाँ पर है, वो दूर जो बीच में है ना उनको पूछेगा, जो आप भूल जाओ, ठीक है। तो लोकेशन हमेशा दिमाग, देखिए याद कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ बैठाना रहता है दिमाग में। तो चलिए, अब यहाँ इनके बारे में दे रखा है, क्या दे रखा है? सबसे नजदीक कौन है? चक्कर, देखिए दे रखा है बुध है, और जो 88 दिन में क्या करता है? चक्कर लगाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एक आकृति, अभी हमने क्या बताया, इसकी बहन, पृथ्वी की बहन, या हम लोग धरती को माता कहते हैं तो हमारी मौसी लगी, तो हम लोग की मौसी, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, अपनी मौसी या फिर पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं? शुक्र। ध्यान रखिएगा लोग, किसको बोलते हैं? शुक्र। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी की तरह है। पूछ देगा पृथ्वी को मौसी क्यों बोलते हैं, या पृथ्वी की बहन शुक्र को क्यों बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका आकार एवं नेचर सिर्फ आकृति कैसा है? बिल्कुल सेम पृथ्वी की तरह, ठीक है। चलिए, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु ये क्वेश्चन बन गया आपके लिए, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, कब हटाया गया?
अभी तक प्लूटो एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में यह निर्णय लिया कि इसका आकार क्या है, बहुत छोटा है। ग्रह का एक मानक होता है, ये साइज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो 2006 में बैठक होती है, तो डेट याद रखिएगा। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? प्लूटो को प्लेनेट की श्रेणी से, सीरीज से कब हटाया गया? तो 2006 में। 2006 में कहा गया कि तुम ग्रह नहीं हो, तुम क्या हो गया? आप हैं एक बौने ग्रह। बौना आप जानते हैं ना, छोटे लोगों को कहते हैं। बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया और इसको हटा दिया गया। ठीक, क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब पृथ्वी की बात कर लीजिए। सबके बारे में पढ़ा, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट होगा समझा देंगे। चलिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या आपने पढ़ा पृथ्वी के बारे में? कॉपी में ऐसे नोट करते चलना है। पृथ्वी ऐसे नोट करिएगा, दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह, आकार साइज के हिसाब से फिफ्थ, पांचवा ग्रह। ठीक, पांचवा ग्रह, क्लियर है? यही कारण है कि इसके आकार को भू आभा कहा जाता है। भू आभा का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भू आभा। इस आकार को पूछेगा भू आभा, ये स्टेटमेंट दे देगा। पूछेगा इस किसके आकार को कहते हैं? भू आभा। तो आप लोग को ध्यान रखना है पृथ्वी के आकार को। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर है पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। कहने का मतलब यह है कि जीवन के लिए क्या आवश्यक है। अभी आपने यहाँ सुना होगा चंद्रयान। हम लोग चंद्रमा पे इतना अधिक इन्वेंस या फिर इतना ज़्यादा डिस्कवर खोज क्यों कर रहे हैं? कि हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वहाँ क्या है, क्या जीवन संभव है। जीवन संभव के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पानी का मतलब H2O में देखिए, एक सिंपल सा मतलब H2O मतलब H2O ये क्या है? पानी, जल। ये क्या भैया? जल। अगर ये रहेगा तो यहाँ पर क्या चाहिए? गैस चाहिए। और क्या चाहिए? गैस कौन सी? ऑक्सीजन चाहिए। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो इसमें है ना, यानी पानी पहले मिलना जरूरी है। पानी मिलेगा तो हमें भी जान लेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है चीज। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से देखने पर आपकी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है और पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ बहुत अधिक ठंडी भी नहीं है, बहुत अधिक गर्मी भी नहीं है। इतना है कि आप क्या करोगे? अपना व्यवस्था करके इस चीज़ों को संभाल सकते हो, इस गर्मी को संभाल सकते हो। इतना है यहाँ पर। इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। 2/3 मतलब समझ रहे हैं? लगभग 70 से 80, यहाँ पर 70-71% पानी है पृथ्वी पर। कितना भैया? पृथ्वी आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर पानी ही पानी है। ये पृथ्वी अगर आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी देख रहे हैं तो यहाँ क्या है? ये लगभग 71% क्या है? यहाँ पर पानी। लगभग 2/3, यानी कि 2/3 यहाँ पर क्या पा रहे हैं आप लोग? पानी पा रहे हैं। 3 हिस्से में 2 हिस्सा क्या है? यहाँ पर पानी ही है। लगभग 71% पानी। जब दूर से पानी को देखते हैं तो क्या नीला दिखता है। तो नीला ग्रह किसको बोल दिया गया? ब्लू प्लेनेट किसको बोल दिया गया? पृथ्वी। क्यों बोल दिया गया? क्योंकि यहाँ पानी अधिक दिखता है। चलिए, पानी से आता है, हम भी पानी पी लें। ठीक है, तो अब यहां से दो चीज मिला आपको कि नीला ग्रह, यहां मिला आपको नीला ग्रह किसे कहते हैं, और भू आभा किसे कहते हैं? तो याद है, भू आभा पृथ्वी पर और नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट किसको? अर्थ को। ठीक है, चलिए, एकमात्र प्लेनेट जिस पर जीवन है तो वो आपका पृथ्वी। चलिए अब देखते हैं चंद्रमा के। इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, और ज्यादा यहाँ टाइम नहीं लेंगे, है ना। चलिए चंद्रमा के बारे में जान लीजिए। हाँ, एक चीज और जान लीजिए कि 15 जो अभी आपने क्या देखा था, जो सूर्य है वो सूर्य जो है पृथ्वी से, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सूर्य पृथ्वी से कितना? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। पढ़ा ना आपने? 15 करोड़ किलोमीटर है दूरी।
फिर आपने क्या देखा कि इसकी जो पृथ्वी, इसकी जो स्पीड है ना सूर्य के चलने की, रोशनी की चलने की जो स्पीड है लगभग 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 3 लाख किलोमीटर प्रति 3 लाख प्रति सेकेंड। ठीक, फिर हम क्या देखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर भी ये पृथ्वी पर कितनी देर पहुंचती है, पृथ्वी पर पहुंचने का टाइम लेती है, पृथ्वी पर पहुंचने में ये लेती है कितना, 8 मिनट। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी पहुंचने में कितना टाइम लेती है, तो याद रखिएगा आप लोग 8 मिनट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3 लाख पर सेकेंड चल रही है, ये स्पीड होने के बाद भी 15 करोड़ किलोमीटर दूरी होने के बाद ये पहुंचती है कितने, 8 मिनट में। क्वेश्चन आया होगा बहुत बार, याद आया, तो 8 मिनट में ये पहुंचती है। चलिए अब बात करते हैं किसी चंद्रमा की। बात कर लीजिए चंद्रमा क्या। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इससे कोई मतलब नहीं, हमको याद रखिएगा बस थोड़ा सा। व्यास मतलब ये बात कर रहा है, ये पृथ्वी के 1/4 का है। पृथ्वी जितना बड़ा है उससे बहुत छोटा है। ठीक है, अब 1/4 देखिए इतना है, पृथ्वी के इतने बराबर है। ठीक है, ओके, चलिए। ठीक, तो यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, क्योंकि ये हमारे बहुत नजदीक है, इस वजह से ऐसा दिखता है। लगभग यह 3,84,000 किलोमीटर है, लगभग 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। 15 लाख करोड़ और 3 लाख, समझ आ रहा है। चंद्रमा 3,84,000 लगभग 4 लाख किलोमीटर, और सूर्य 15 लाख करोड़। क्लियर है, तो अंतर तो आ गया ना, सीधी सी बात। ठीक, एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो ये है कि पृथ्वी, जो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हैं जो 20 जुलाई 1969 में ये सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखे थे। ठीक है, सबसे पहले चंद्रमा कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग 1969, याद रखिएगा। ठीक है, उपग्रह क्या होता है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सब प्लेनेट क्या पूछ रहा है, तो सब प्लेनेट वही हैं जो ग्रहों, जैसे चंद्रमा एक ग्रह है, सॉरी जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, वो क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार इन ग्रहों का चक्कर लगाता है जो उसे हम लोग सब प्लेनेट बोल देते हैं। अच्छा, मानव निर्मित सैटेलाइट क्या होते हैं, तो सैटेलाइट आपको पता होगा, हम लोग छोड़ते हैं अपने चीज़ों को जानने के लिए, वैज्ञानिक छोड़ते हैं पृथ्वी से वहाँ जाके सर्च करने के लिए। ठीक, इतना थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दिखा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी का कितना टाइम लेता है चक्कर लगाने में। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, तो चंद्रमा कितना टाइम लेता है, चंद्रमा लिखिए, ऐसे कॉपी में आपका नोट्स होना चाहिए। चंद्रमा लेता है कितना, 27 दिन लेता है पृथ्वी का चक्कर लगाने में, 27 डेज पृथ्वी का चक्कर लगाने में चंद्रमा कितना ले रहा है, 27 दिन में पूरा करता है, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूमता है, इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी, अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। ठीक है, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसकी सतह पर आप पूछ देगा क्वेश्चन, क्या चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल है, तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ये डालेंगे आप लोग क्यों नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, मेन सा क्वेश्चन देखिए यहाँ से आप लोग, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया आप साफ देख सकते हैं। जब फुल मून होता है, पूर्णिमा, जैसे हमने पूर्णिमा बोला तो अभी शुरू में पढ़ाया आपको, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, फुल मून। तो आप फुल मून में देख सकते हैं, क्या देखते हैं फुल मून में, फुल मून में आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे पहाड़ पर्वत ऐसे ऊंचा नीचा दिख रहा होगा। देखिए तो फुल मून ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे इसमें दिख रहा होगा आपको कुछ प्रकृति, तो ये सब इसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। चलिए अब क्षुद्र ग्रह की बात कर लीजिए। क्षुद्र ग्रह, व्हाट इज क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर तक चक्कर लगाते हैं। अपने हमने क्या बताया, जो तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो आपस में कई बार टकरा भी तो जाते हैं, टूट क्या होते हैं, विखंडित हो जाते हैं। तो उनके जो टुकड़े हैं, मतलब इतने बड़े नहीं होंगे, वो भी आपके पृथ्वी के एक दोहाई एक चौथाई पर होगा। तो क्या है, अभी क्षुद्र ग्रह, उनको क्षुद्र ग्रह
ग्रह कहे जाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भैया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा है क्वेश्चन। एक पेटी है, ये बृहस्पति है, ये मंगल है, इनके बीच एक पेटी बनी है, इनके बीच एक पेटी पाई जाती है जहां क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पूछ लेता है, ये कौन भैया, मंगल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मंगल और बृहस्पति, जुपिटर और मरकरी, इनके बीच में, जुपिटर और मरकरी इनके बीच में क्या होता है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये मंगल की कक्षा में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद, अभी तो बात हुई है, ग्रह के ही भाग थे, विस्फोट के बाद टूट गए, है ना। चलिए टाइम इसमें ना दीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जो लोनार झील है, मुंबई का, महाराष्ट्र का लोनार झील है, तो आपसे पूछता है उसका निर्माण कैसे हुआ, तो कहता उल्कापिंड के गिर जाने के कारण हुआ। तो उल्कापिंड होता क्या है, तो यही इनका टुकड़ा एक भाग टूट के गिरता है, वही जहाँ गिरा वो धंस गया और वो बन गया, है ना। वो क्या हुआ, वहाँ गड्ढा बन गया जिससे एक झील का निर्माण हुआ, जिसे लुनार झील हम लोग महाराष्ट्र में कहते हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। इन्हीं की, यानी कि बात हमारी समझिए आप लोग, जो भाग टूट के बड़े हो रहे हैं, सबसे बड़े कह दिया ग्रह, उससे छोटे उपग्रह, और टूट के छोटा हुआ क्षुद्र ग्रह, और छोटा हुआ तो उल्कापिंड। सबके नाम याद रखिएगा, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, ठीक। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जलने जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जलकर पृथ्वी पर गिरता है, जिसमें धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। आपने कई बार रात में देखा होगा, एक बहुत तेजी से लाइट निकला होगा, कई आप अपने बड़े लोगों से पूछिएगा, अगर आपने ये चीज़ एहसास नहीं किया होगा तो अपने बड़े लोगों से पूछिएगा, क्या कभी आपने ऐसा देखा कोई एकदम लाइट ऐसी थी, सट से ऐसे निकली, बहुत तेजी से निकली है, कहेंगे हाँ देखिए। तो ये क्या होते हैं, ये उल्कापिंड होते हैं, जलते हुए बढ़ते हैं आगे, है ना। टूटा तारा आप लोग कहते हैं उनको, क्या नाम देते हैं आप लोग, टूटा हुआ तारा, तो ये वही उल्कापिंड होते हैं। तो ये गिर जाते हैं, है ना। चलिए अब हम कहते हैं, क्या आप तारे वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है, वही हम बता रहे हैं। कुछ इस तरह से चमकदार रास्ता देखेंगे आप लोग, जाता है ऐसे बहुत तेजी से, एकदम सफेद, देखिएगा, एहसास करिएगा। ये लाखों तारों का समूह है, यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है, हमारा सौरमंडल। अच्छा एक बात ये कह रहे हैं कि जो आप कभी आसमान में बहुत चमकते हुए तारे देखिएगा, बहुत अधिक मात्रा में, एक जगह एकदम जैसे लाइट फोकस कर रहे हैं, तो बता रहे हैं क्या है वो मिल्की वे है, आकाश गंगा है। इन्हीं को क्या बोल दिया गया, आकाश गंगा। तो पूछेगा आपसे कि क्या, व्हाट इज मिल्की वे, आकाश गंगा क्या होता है। एक टर्म और आया, आकाश गंगा क्या होता है, आकाश गंगा, ठीक है। पूछता है आपसे आकाश गंगा क्या होता है, व्हाट इज मिल्की वे। तो कहेंगे आप लोग कि खुले आकाश में एक और दूसरी ओर, एक से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को लाखों देखते हैं, जो लाखों तारों का समूह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आकाशगंगा। हमारे सौरमंडल में इस आकाशगंगा का एक भाग है, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। अब देखिए सौरमंडल में क्या था भैया, सभी चीजें आ गई थी, चंद्रमा सूर्य सभी चमकने वाली चीजें, सभी उपग्रह ग्रह सारी चीजें सौरमंडल में आ गई, सारी चीजें किसमें आ गई, सौरमंडल। और सौरमंडल का परिवार मुखिया कौन था, सूर्य। टूटे फूटे टुकड़े क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सारे किसमें आ गए, सौरमंडल में। और सौरमंडल, कई सारे सौरमंडल मिलके, यानी कि इसी तरह से कई परिवार मिलके क्या बना रहे हैं, आकाशगंगा। यानी कि अगर लोकल लैंग्वेज में समझे तो कई तरह के परिवार मिलके एक गांव का निर्माण करते हैं, एक शहर का निर्माण करते हैं, बहुत सारे गांव, बहुत सारे परिवार मिलके एक सिटी का निर्माण करते हैं। उसी तरह से आकाशगंगा परिवार हो गया, सॉरी आपका सौरमंडल परिवार हो गया, और आकाशगंगा क्या हो गया, एक राज्य हो गया, सॉरी एक सिटी हो गया, एक शहर हो गया। अगर बात करें राजकोट की, तो राजकोट को अगर छोटा करेंगे
अगर बड़े में पहचानेंगे राजकोट को तो कहेंगे ये किसमें है, गुजरात में है। और छोटा करिए तो राजकोट को कई सारे मंडल मिलकर बनाया। और छोटा करिए तो क्या होगा, कई सारे गांव मिलके। जब गांव आप चाहेंगे तो गांव में कई सारे परिवार मिलके, मतलब यही है कि राजकोट को कई सारे परिवार मिलके राजकोट बनाए। यही बात है। आकाशगंगा को कई सारे सौरमंडल मिलके, यानी कई सारे परिवार मिलके आकाशगंगा बनाए। ठीक है, क्लियर। चलिए, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की गई थी। पहले लोग इसको कहते थे आकाश में एक नदी बह रही है, वो है। ठीक है, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों 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 आकाशगंगाएं क्या है, इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं इस पर आकाश मिलकर, आप देखिए, इस पर आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। पूरे ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड पर कोई ऐसा नहीं है। इस प्रकार कई सारे जिले मिलकर, जैसे राजकोट एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, राजकोट, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, गुजरात। क्लियर, यहां समझिएगा बात यही। कई सारे आकाशगंगा, जब परिवार मिला तो क्या बना, आकाशगंगा बना। आकाशगंगा मिला तो क्या बना, सौर मंडल, यानी कि ब्रह्मांड, यानी कि सौर मंडल मिले, बहुत सारे सौर मंडल मिले तो क्या बना, आकाशगंगा। आकाशगंगा मिला तो क्या बना आपका, ब्रह्मांड। तो मतलब समझ रहे हैं आप लोग, क्या समझ रहे हैं आप लोग। देखिए, बहुत सारे खगोलीय पिंड, बहुत सारे तारे मिले चमकते हुए तो क्या बना, खगोलीय पिंड बना। ये बहुत सारे मिले, बहुत सारे से इनसे क्या बना आपका, सौर मंडल बना, सौर मंडल बना। और जब बहुत सारे सौर मंडल मिले तो क्या बना, आकाशगंगा बना, ऐसे। ठीक, और बहुत सारे आकाशगंगा बने तो क्या बना आपका, ब्रह्मांड बना। ओके, बहुत सारे जब मिले क्या बना, ब्रह्मांड बना। क्लियर है। क्लियर है। तो बहुत सारे आकाश, ये है इसका हायरार्की। क्लियर है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। अब भैया पता नहीं कितने से मिलकर बना है, तो इसकी अब विशालता करना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है ना। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हमारा सभी ब्रह्मांड हमारा क्या, हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्लियर है। चलिए, अब इसके यहाँ देखिए आप लोग, थोड़ा से इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा। ये सब आप लोग क्या करेंगे यहाँ, यही से तो आपको देखिए तैयारी होती है। अब यही क्वेश्चन लगा लेंगे, क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए पहला क्या पूछा है, ग्रह और तारे में अंतर। ग्रह और तारे में अंतर। ग्रह के पास अभी जस्ट बताए, क्या बताएंगे आप लोग, ग्रह के पास अपना उष्मा नहीं होता है, वो क्या सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनके पास अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है। लेकिन तारों के पास अपना प्रकाश और उष्मा होता है। अंतर हो गया। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं बताइए। अभी जस्ट बताया, बहुत सारे तारे, चंद्रमा, सूर्य, उल्कापिंड, ग्रह सब मिलकर क्या बना रहे हैं, सौरमंडल बना रहे हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए, लिख दीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। लिख दिया आपने, बस यही करना था, ये सातों के नाम लिखना था। ठीक है, यही कर ले जाएंगे ना। कभी आप पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा गया, पृथ्वी को एक बहुत शानदार, एक बहुत अच्छा ग्रह क्यों कहा गया, अद्भुत, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ जीवन है। क्यों कि यहाँ ज़्यादा न ठंडी है न ज़्यादा गर्मी है। ये सब लिखेंगे आप लोग, स्टेटमेंट में लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे ये लोग। अभी बताया है ना, ये सब लिखिए। जो भी हो, यहाँ जीवन है, यहाँ जीव पाए जाते हैं, यहाँ पर पानी अधिक पाया जाता है, सब लिख डालिए। अपना जो समझ में आए लैंग्वेज लिखिए। अत्यधिक यहाँ 71%, 71% पानी ही पानी है। ठीक, हमें हमेशा चंद्रमा की एक ही भाग क्यों देख पाते हैं, क्योंकि हम हमेशा चंद्रमा एक ही भाग क्यों देख पाते हैं बताइए। आप यहाँ खड़े हैं तो एक व्यक्ति आपको हमेशा इधर ही दिखेगा ना, इसी क्यों, क्योंकि अपने एक्सेस पे चक्कर लगा रहा ना, एक ही हिस्सा तो रहेगा आपकी तरफ। इस वजह से क्या होता है, उसका एक ही हिस्सा हम लोग देख पाते हैं। यानी कि चंद्रमा अपने भी एक्सेस पर क्या करता है, रोटेशन करता है। इस वजह से हम लोग क्या होता है, चंद्रमा का एक हिस्सा हमेशा देख पाते हैं। ठीक है, क्लियर है। ब्रह्मांड क्या है देखिए,
ब्रह्मांड क्या है? बहुत सारी आकाशगंगाओं से मिलकर बना हुआ क्या एक पिंड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। अभी जस्ट आपने पढ़ा, क्लियर? अब देखिए ये मिलान करना है। ऐसे ही सारे सब चैप्टर आपको करते चलना है, ठीक है? सारे चैप्टर आपको लगाते चलना है। चलिए, इसको करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो आपको होगा शुक्र। सूर्य के तीसरे सबसे नजदीक ग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी। देखिए जाके, सूर्य के सबसे तीसरे सूर्य, इसके ग्रह पहला बुध और शुक्र और फिर पृथ्वी। पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा कौन सा होगा भैया? पृथ्वी। ठीक है, चलिए ओके। चलिए थोड़ा और देखते हैं क्या है यहाँ पर। सब हो गया। सभी ग्रह देखिए, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? बताइए। दीर्घवृत्ताकार बताया था अभी थोड़ी देर पहले। दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्त बड़ा है ना। ध्रुवों से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर। बताया था। शुक्र किधर था? नॉर्थ की तरफ। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? अभी जस्ट बताया था, मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह, यही पट्टी पाई जाती है। ठीक, याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी जीवन में आगे बढ़ने की। ठीक, तो कहाँ पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति। ध्रुवों का ज्ञान किस तारे से होता है? एक भोर का तारा हमने बताया, ध्रुव तारा, उससे क्या होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। अब खाली स्थान भरिए। एक का एक समूह जो विभिन्न प्रारूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं? बताइए। तारों का एक विभिन्न समूह, देखिए तारों का एक विभिन्न समूह जिसे निर्माण करता है, किसे कहते हैं हम लोग? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक, तारों का एक बहुत बड़ा प्रणाली को खगोलीय पिंड कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी के सबसे करीब है, कौन सा है करीब? बताइए। पृथ्वी के सबसे करीब चंद्रमा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक पृथ्वी, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक। ग्रहों के पास अपनी क्या होगा? ग्रहों के पास अपनी प्रकाश और उष्मा नहीं होती है। पृथ्वी, ये तो भर लेंगे ना आप लोग। पृथ्वी के सबसे करीब चंद्रमा। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक, इसको लीजिए। तो चलिए, ये चैप्टर हो गया। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और देखिए, इसको करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है ज्योग्राफी से, बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस वो जो टर्म दे रहे हैं ना आप लोगों को, जो एक एक चीज़ बता रहे हैं ना, उसको ज़रूर लिखते रहा करिए। खगोलीय पिंड क्या होता है, आकाशगंगा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है ना। तो ये सब क्या है? ये सब चीज़ें आपको ध्यान में। सप्तऋषि क्या होता है, सप्तऋषि किसे बोलते हैं? ठीक है, बिग कैट किसे बोलते हैं? ये सब देखा ना आपने। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा चीज़ों को समझना। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।